नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर के पेपर के जो 2018 से 20 के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई, उसके क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने इस टाइप से क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया प्रीवियस ईयर में भी, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए। टेबल डीआई, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और टेबल डीआई एक तो पूछा ही पूछा जाता है किसी न किसी पेपर में, तो टेबल डीआई के जो अलग अलग फॉर्मेशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। इसके अलावा एक होता है कैसलेट डीआई, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस वीडियो में पूरा कैसलेट पढ़ाया हुआ है। तो किसी को कैसलेट डीआई इसमें और एडिशन में पढ़ना हो तो उसमें बड़ा सारा कॉन्सेप्ट होता है, तो वो वहाँ से पढ़ सकता है। अभी मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा और प्रीवियस ईयर के सारे कैसलेट डीआई में इसलिए बोल रहा हूँ कि कैसलेट डीआई आजकल ट्रेंड में चल रहा है तो एग्जाम में आ सकता है, तो कैसलेट डीआई पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपको 2018, 19, 20 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये डीआई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 10 से 15 मार्क्स यानी कि 2 से 3 सेट आपके एग्जाम के अंदर इसके अंदर आरआरबी के अंदर आ सकते हैं। और जो ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा यूजफुल है। अब देखो, ये लेक्चर में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता देता हूं कि भाई इस लेक्चर को आपको लेना किस तरीके से। देखो, क्वेश्चन तो आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशन भी बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि हम कम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें। तो डीआई के अंदर जो कैलकुलेशन ट्रिक्स जो लगती हैं, कैलकुलेशन टेक्निक्स जिसको बोल सकते हो, ट्रिक कुछ भी नहीं होता, कैलकुलेशन टेक्निक्स जो लगती हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। एक सरल क्वेश्चन होगा, उसमें भी आपको कोई न कोई नई बात सीखने को मिल सकती है, तो पूरा लेक्चर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मुझे काफ़ी टाइम लग गया नेक्स्ट वीडियो लाने में, तो हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च होता है। तो अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चन का जो डेटा है वो अच्छे तरीके से इसमें मैनेज किया गया है। और एक एक क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे किया जाए, देखो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को देखना हम लोग सेकंडों के अंदर कर लेंगे, तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के अंदर, तो वही सीखने वाले हैं। तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन तो बड़े बेसिक बेसिक आते हैं, आपको पता ही है आरआरबी पीओ के अंदर, बस समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वही समय वाली प्रॉब्लम के ऊपर इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। अब देखो, पहले क्वेश्चन के ऊपर जाऊँ उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि भाई जल्दी ही हमारे साथ में 2 नए टीचर जुड़ने वाले हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश के। और इनकी भी क्लासेस आपको यूट्यूब के ऊपर एज वेल एज एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो आरआरबी जो आपका आने वाला है, इसके अंदर मेंस में जो हिंदी और कंप्यूटर आता है उसका भी हम लोग एक वीओडी फॉर्मेट में कोर्स बना रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। यानी कि आपको मैथ्स और रीजनिंग तो देखो मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का एक बेस्ट टीचर हम आपको दे देंगे, इंग्लिश का दे देंगे, और हिंदी और कंप्यूटर का हम लोग आपको एक कोर्स दे देंगे। तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा हर चीज़ को टैकल करना, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बस जल्दी ही ये सारी चीज़ें अनाउंस होंगी, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एक वीक का अंडर हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि इन सारे टीचर्स को यहाँ पे आपके सामने पेश करने की। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग हमारे कोर्सेज़ वगैरह लेना चाहते हैं, मेरे जो कोर्सेज़ हैं वो लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट या जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है बैंकर्स पॉइंट नाम से आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे, उसके ऊपर जा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कोर्सेज़ का, कोर्सेज़ आपके 999 में कर दिए गए हैं, ठीक है ना। 999 से कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग बड़े अफोर्डेबल फीस में इसको ले सकते हैं। अभी देखो, अभी लेने से क्या फ़ायदा होगा, अभी देखो आप 999 में अगर ले रहे हो तो मेरे मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो नए टीचर ज्वाइन होंगे, जिनका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, हिंदी आएगा, तो जिसने भी उन टीचर्स के आने से पहले अगर ज्वाइन किया होगा, उसको क्या होगा, वो सारे कोर्सेज इसी प्राइस के अंदर उसको इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। यानी कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने अभी तक भी परचेज किया है और जो अभी भी परचेज कर लेंगे, उन सबको उन सारे टीचर्स की क्लासेज इसी के अंदर इंक्लूड होकर मिल जाएंगी। बाकी जब वो टीचर आएंगे तो जैसे नई चीज़ों को हम कैसे अरेंज करेंगे वो तब देखेंगे, लेकिन अभी जो पुराना स्टूडेंट रहेगा उसको 101% इसी के अंदर सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। इसके अलावा अगर देखो, अगर टेस्ट सीरीज सबके लिए मस्ट है, तो टेस्ट सीरीज के लिए काफ़ी मतलब प्राइजेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई हुई है bankerspointmock.com, और एप्लीकेशन इसका अलग है, बैंकर्स पॉइंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ठीक है ना। तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आए तो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 99 रुपीज़ से टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। मतलब अगर आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों लेना चाहें तो 99 में, एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस लेना चाहे तो 99 में, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी के सारे कोर्स टेस्ट सीरीज तो 114, मतलब अफोर्डेबल बना दिया है। इसमें फिर एक हम लोगों ने 249 का पैकेज दिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने आपको 3000 प्लस टेस्ट दे दिए हैं, ठीक है। सिर्फ 249 रुपीज़ के अंदर 3000 प्लस पैकेज
टेस्ट दे दिए जिसमें सारे एग्जाम आ गए, आपके इंश्योरेंस के भी, आपके एसएससी के भी, आपके जेईएन वाले भी, और आप लोगों के एलआईसी वाले भी, बैंक वाले भी, प्री मेन सब कुछ इसके अंदर आएगा टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज। तो अगर आप इसके लिए जाते हैं तो ये बहुत ही रहेगा। इसमें अगर आप कॉस्ट निकालोगे तो एक टेस्ट की कॉस्ट 10 पैसे से भी कम आएगी। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोगों ने मैनेज कर दिया। तो एक बार आप जाके चेक कर सकते हो। ये ऑफर देखो, आप कब वीडियो देख रहे हो, लिमिटेड समय के लिए, तो जब भी आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ज़रूरत की चीज़ों की बातें। और कोर्सेज वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है, सारे लोग ही लें, हमारी जानकारी आप कई लोगों की डिमांड होती है, तो इसलिए हमारा फर्ज होता है बता रहे, तो इसलिए हर वीडियो में बता देता हूँ। बाकी देखो यहाँ हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखो अब मैं आपको एक बार है ना पूरे लेक्चर का और भी दिखा देता हूँ। जैसे ये एक टेबल दी है, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है एक कॉलम में। अब इसके ऊपर बेस्ड देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि जल्दी आंसर कैसे आएगा। इसके बाद में अगर हम लोग जाते हैं आगे, देखो आपका एक पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया। पाई चार्ट में कैसे टेक्निक्स लग सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पाई चार्ट के ऊपर फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में देखिएगा, ठीक है, उसके बाद में एक आप लोगों का सिंपल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का फिर से टेबल डीआई का आ गया, ठीक है। ये सिंपल वाला क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ डाटा दिया हो गया है। उसके आगे अगर जाएंगे तो एक लाइन ग्राफ दिया गया है, लाइन ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में अगर आ जाएंगे हम लोग, देखो 2000 पहले जो क्वेश्चन है वो 2020 के, फिर 19 के, फिर 18 के, इस तरीके से मैंने लिए, ठीक है। फिर ये एक बार ग्राफ है, इसको किस ऐसे ही ग्राफ देखने को मिलेंगे आपको एजीटीज एग्जाम के अंदर। इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको करने की टेक्निक्स आपको सीखना जरूरी होती है। तो पूरा लेक्चर देखना, इसलिए मैं शुरू में और भी दे रहा हूँ। देखो फिर एक अगर टेबल डीआई कई बार थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बड़ा डाटा आ जाता है, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा। इसमें इस वाले डीआई में तो कैलकुलेशन टेक्निक्स जिसको पता है ना अच्छे से, वही इस डीआई को अच्छे से कर पाएगा। और एक इस ये बार ग्राफ वाली डीआई जिसको कैलकुलेशन टेक्निक्स पता है ना, 5 क्वेश्चन 2 मिनट में कर देगा इस बार वाली डीआई के अंदर, ठीक है। लेकिन टेक्निक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को अच्छे से कैलकुलेशन में क्या होता है, एनालिसिस सही होना चाहिए आप लोगों का, तब जाके आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से इस लेक्चर को मैनेज किया है। थोड़ा सा लंबा होगा, 1 घंटे से ऊपर थोड़ा सा होगा, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा और आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे इसी एक लेक्चर के दम पे। यही लेवल रहता है प्री का, ठीक है ना। तो इससे बाहर आपको ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं। कैसलेट डीआई पढ़ना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कैसलेट पढ़ लीजिएगा, बाकी और कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और बाकी आप जब एग्जाम दे के आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो मैंने बातें बोली हैं उनमें मतलब कितना वो है, कितने उसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज इसी टाइप के आएंगे, बस आपको जल्दी जल्दी करना आना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले जब डीआई करते हैं तो 2 स्टेप में डीआई हमें करना चाहिए। पहला स्टेप जो डीआई का होता है, स्टेप 1, स्टेप 1 के अंदर आप हमेशा जो डेटा गिवन होता है ना उसको एनालाइज करो कि हमें क्या दिया गया। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसके अंदर टेबल में क्या दिया गया, तो आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको डीआई में दिया क्या गया है, उसके बाद में हम क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले डेटा को पूरा एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि टेबल में लिखी कोई और चीज़ आप कुछ और समझ गए तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले डेटा एनालिसिस करना है। स्टेप 2 के अंदर क्या है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिस जिस डाटा की यहाँ से हमें ज़रूरत है उस डाटा को निकाल के उसको यूज करके कैलकुलेशंस करनी है। तीसरी स्टेप में आती है कि भाई हमें कैलकुलेशंस को थोड़ा सा टेक्निक से करना है, अंदाजा लगाना है, कई बार अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। इस तरीके से 3 स्टेप में हम लोग डीआई को करेंगे। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे डीआई का आया, हर डीआई के ऊपर 5 क्वेश्चन आएंगे लगभग आपके बेस्ड। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका में 6 स्पोर्ट्स क्लब, ये स्पोर्ट्स क्लब दिए हुए हैं, 6 स्पोर्ट्स क्लबों अर्थात ABCDEF से एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या की जानकारी दी गई है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि ये तो स्पोर्ट्स क्लब हैं, इनके नाम हैं, आपको पता होना चाहिए, भी टेबल में दिया गया। फिर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है क्लब के अंदर, 4000, 9000, ये इस तरीके से मेंबर्स की संख्या दी गई। फिर परसेंटेज मेंबर्स पार्टिसिपेटेड, यानी कि इतने परसेंट मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो वो परसेंटेज मेंबर ऑफ पार्टिसिपेट, ये आप लोग 20-30 सेकंड के अंदर इन चीज़ों को समझ सकते हैं आराम से एग्जाम के अंदर भी। अब मुझे बताओ एक चीज़ अंडरस्टूड सी बताओ कि ये 4000 लोग हैं, इसमें से 65% लोगों ने तो जो क्लब है उसमें मतलब जो प्रतियोगिता है उसमें भाग ले लिया, पार्टिसिपेट कर लिया। तो बताओ अंडरस्टूड सी बात है कि नहीं है कि 35% लोगों ने भाग नहीं लिया होगा। तो अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिले कि इतने प्रतिशत लोगों ने कितने लोगों ने भाग नहीं लिया, तो आपका सीधा सा मतलब होना चाहिए कि 65% ने भाग लिया तो 35% ने भाग नहीं लिया होगा। तो ये सिंपल सा हमें डाटा दिया गया है। अब देखो इसके पहले प्रश्न के ऊपर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने ये टेबल थोड़ा सा छोटा करके इधर ले लिया, आपको पता ही है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स दिए गए, परसेंटेज ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स दिए गए, ठीक है। अब देखो इनको यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है स्पोर्ट्स क्लब C और F के सदस्यों की संख्या का अनुपात क्या है जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। C और F, तो पहले C का लिखना है,
फिर एफ का लिखना है। लेकिन लिखना किस चीज़ का है? लिखना है जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। अब कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि सी और एफ में प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया वो निकालना। तो जैसे सी के टोटल पार्टिसिपेंट हो गए 4800, 25% ने पार्टिसिपेट किया, तो कितने ने पार्टिसिपेट नहीं किया? 75% ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन आपको एग्जाम में यहाँ पे नहीं लिखना है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? अब कई लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखने लग जाते हैं 4800 का मैं 75% निकालूंगा और फिर इसको पूरा कैलकुलेट करने लग जाते हैं। फिर क्या करेंगे? उसने बोला फिर एफ के सदस्यों की संख्या, तो एफ में टोटल सदस्य हो गए 6750 और 40% ने भाग लिया। मुझे क्या चाहिए? जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर वो निकालने लग जाएंगे 60/100 करके कि भाई ये पूरा वैल्यू निकालूंगा, फिर ये पूरा वैल्यू निकालूंगा, फिर इसका रेशियो निकालूंगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर कोई ऐसा करता है, ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। सीधा रेशियो अगर पूछा जाए तो सीधा वैल्यू को रेशियो के अंदर लिखो, क्योंकि काट पीट के कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं इससे। जैसे देखिएगा कि यहाँ पे पहले सी के लिए बोला गया, तो सी में देखो 4800 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं और उसमें से भाग 25% ने लिया, तो कितनों ने ले लिया होगा? 75% ने नहीं लिया होगा, तो इसका 75% निकाल दिया। उसके बाद बोला गया एफ के, तो एफ में देखो 6750 है और कितनों ने भाग लिया? 40% ने तो भाग नहीं, कितनों ने लिया होगा? 60% ने भाग नहीं लिया होगा। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पेन को, ठीक है। अब देखो ये 100 से 100 तो कटना ही था परसेंटेज में। अब देखो ध्यान से हमेशा समझिएगा, जब भी रेशियो में आप किसी चीज़ का परसेंटेज निकाल रहे हो दोनों साइड, तो यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए 100 लिख दिया। जब भी आप नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे आपको पता होना चाहिए कि ये 100 कटने वाला है, तो आपको लिखना ही नहीं है, समय बचाना है हमें हर जगह। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आया इसलिए मैंने 100 लिख के काट दिया। अगली बार से आपको नहीं लिखना है। अब देखो काटना पीटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद में देखेंगे तो हमें दिख रहा है 25 से कट रही हैं चीज़ें, देखो, ठीक है। 25 तियाँ 75, 25 से कम 25 दूनी 50, ठीक है। और ये 17 बचेगा, 25 6 का 150, 25 संती 175, तो ये 27 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 से चीज़ें कट गई, 6 36, 6 7 42 और 6 8 48, ये 3 से चीज़ें कट गई, 3 9 27, तो आंसर क्या आ गया? 8:9। अब जो बच्चा इस तरीके से करेगा, जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त इस तरीके से करेगा ना, उसका जल्दी आंसर आ जाएगा। और लगभग लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो अलग अलग वैल्यू निकालने वाला फंडा नहीं कि मैं पहले सी का वैल्यू निकालूंगा इसको कैलकुलेट करके, फिर एफ का वैल्यू निकालूंगा इसको कैलकुलेट करके, फिर उसको काटूंगा पीटूंगा, वो नहीं करना है। सीधा लिखो और सीधा काट दो चीज़ों को, तो आसान हो जाती है चीज़ें, समय कम लगता है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। स्पोर्ट्स क्लब ए के सदस्यों की संख्या जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया स्पोर्ट्स क्लब डी की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है? देखो ये मोर और लेस देन वाला जो क्वेश्चन है ना, अधिक या कम वाला क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और हर टॉपिक में इसको अंदर डाल देगा, डीआई में डाल देगा, परसेंटेज में डाल देगा, हर कहीं पे ये लेस मोर वाला चक्कर, जो लैंग्वेज वाला चक्कर है ना, ये मैथ्स के हर जगह पे मिलेगा आप लोगों को। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे क्या है कि ये मोर लेस देन अच्छे से क्लियर हो जाए जिसको नहीं आता है। देखो ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 30। अब मैंने एक बात पूछी आप लोगों से, ए बी से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, कम है, या फिर ऐसे बोला गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों से इस लैंग्वेज में बोल दिया, चलो ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, इंग्लिश के अंदर आप लोग ट्रांसलेट कर लेना, कॉमन सेंस की बात है। ए बी से कितना कम है? तो जो कम या ज़्यादा होता है इसका मतलब दोनों का डिफरेंस। ए बी से 10 कम है, देखो बी 30 है तो ए बी से 10 कम है, लेकिन हुआ तो डिफरेंस ही ना, बी माइनस ए। तो ऊपर हमेशा दोनों वैल्यू का डिफरेंस आता है, कम या ज़्यादा जो प्रतिशत पूछता है। अब बात रहती है नीचे वाली वैल्यू की, कि नीचे क्या आएगा? ऊपर तो डिफरेंस ही आएगा, कम ज़्यादा का मतलब दोनों को माइनस कर दो, वही तो कम ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें पूछा प्रतिशत कम है, कम हमेशा बताओ किससे होगा? ज़्यादा वाले से होगा। नीचे जो वैल्यू आती है वो कंपैरिजन जिसके साथ करते हैं ना, वो वैल्यू आती है। हम किसी चीज़ को किसी से कम बोल रहे हैं तो कम हम ज़्यादा वाली से बोल सकते हैं, तो हमेशा नीचे ज़्यादा वाली वैल्यू आ जाएगी, जैसे 30 हो गया। ये तो हो गया जुगाड़ सीखने का, ठीक है ना। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दे,
सही तरीका ये होता है कि आप लैंग्वेज को ही पढ़ के एक चीज समझें कि भाई ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो कंपैरिजन किससे कर रहा है, कम या ज्यादा का, बी से कर रहा है ना। ए बी से कितना कम है, किससे कम या ज्यादा, बी से। तो आप लोगों का कंपैरिजन बी से कर रहा है तो बी की वैल्यू नीचे आएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये ऐसे बोल देता है ए बी से कितना प्रतिशत कम स्लेस ज्यादा, कि अपने आप ही पता करो कम है या ज्यादा है। तो हमें उसमें ये जुगाड़ नहीं लगा सकते कि कम वाला ही नीचे आएगा या ज्यादा वाला ही नीचे आएगा, फिर हमें पता करना पड़ेगा कि भाई किससे कंपैरिजन कर रहा है। तो इसने बोला ए बी से कितना कम है, तो किससे कंपैरिजन कर रहा है, किससे कम या ज्यादा बोल रहा है, बी से कम ज्यादा बोल रहा है, तो बी से कंपैरिजन कर रहा है तो बी नीचे आएगा। ठीक है, और देखो ऊपर अब ज्यादा बोला तो हमेशा जो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोग जिससे कम ज्यादा बोलता है ना, जैसे बी से कम ज्यादा बोलता है तो बी माइनस ए करना है, ए माइनस बी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बी से ज्यादा है ना, बी से कितना कम या ज्यादा है तो बी माइनस ए करना है। बी में से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, बी में से ही करना है जो भी करना है। बी से कंपेरिजन करेंगे तो सीधी सी बात है बी माइनस ए डिवाइड बाई बी, जो नीचे आएगा वो पहले आएगा ऊपर वाली लाइन के अंदर, ऐसा मतलब आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें छोटी सी मैंने बता दी कि ऊपर डिफरेंस आएगा, नीचे जिससे कंपैरिजन करना होता है वो आएगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आता है, देखो यहाँ भी वही चक्कर दे दिया इसने, बोला खुद से पता करो अधिक है या कम है। अब अधिक कम की वैल्यू भी नहीं पता अभी तक तो, ठीक है, तो वो वैल्यू निकालेंगे अलग अलग, तो वैल्यू निकालने में भी दिक्कत है क्योंकि ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो अब हमें क्या करना है, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है आप लोगों को, थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में बताता हूँ। जैसे आप लोगों को ये 4000 दिया गया है, यहाँ पर इसका 65% निकालना है, कुछ ही परसेंट निकालना है। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है हर बार 65/100 गुणा 4000, ऐसे नहीं लिखना है बिल्कुल भी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कटना ही कटना है, कटना है ना। तो भाई इस 4000 में, इस 4000 में 10% की वैल्यू तो होती है 400, एक जीरो हटा दो, 10% की वैल्यू 100% की, और 1% की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। तो हमेशा जब भी पूछा जाए 65% निकालो इस 4000 को, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ 40 गुणा 65 लिखोगे। ऐसे नहीं कि पहले हम लोग 4000 लिख रहे हैं फिर 65/100 लिख रहे हैं, इससे क्या होगा, समय खराब होगा। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी काम की बातें है ना। चलो, तो इस तरीके से लिखना है आप लोगों को। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब आप लोगों को पूछा गया कि ए में जिन्होंने भाग नहीं लिया और डी में जिन्होंने भाग नहीं लिया, ठीक है, उनके बीच में जो अंतर है कितना कम या ज़्यादा प्रतिशत में निकालना है। तो आपका कंपैरिजन किससे कर रहा है वो बताओ, डी की तुलना में, डी से कंपैरिजन कर रहा है तो नीचे क्या आएगा, डी वाला आएगा। तो पहले तो डी वाली वैल्यू लिखो, डी वाला क्या है 5000 है, और 30% ने भाग लिया है, तो भाग कितनों ने नहीं लिया होगा, 70% ने। तो 5000 का 70% निकालूंगा तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, 50 गुणा 70 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, 70% निकालना था क्योंकि 1% की वैल्यू 50, तो 70% की वैल्यू 70। 70 क्यों लिखा थी इसकी, क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करने वालों की संख्या पूछी गई है। अब आ जाओ आगे वैल्यू के अंदर, ऊपर प्लस माइनस किससे, जिससे कंपेरिजन कर रहे हैं ना वो पहले आएगा। तो डी का तो 50 गुणा 70 पहले आएगा, मैं बताया जो नीचे आता है उसको पहले लिख दिया करो, ये माइनस लिख दिया। ठीक है, अब पूछा गया ए से, तो ए का है 4000, 65% ने भाग लिया, तो कितने ने नहीं लिया होगा, 35% ने नहीं लिया होगा, यानी कि 40 गुणा 35 यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो 100 वाला चक्कर खत्म, हर जगह से एक छोटी सी कैलकुलेशन लिख के आ गई। अब बोलेंगे कि सर कम या ज्यादा कैसे पता चलेगा, वैसे तो इसमें कम ज्यादा पूछा नहीं गया। अगर ये वैल्यू प्लस में आती है, अगर आप इसी को पहले लिखते हो यहाँ पे जिससे कंपेरिजन कर रहा है, अगर ये वैल्यू प्लस आती है तो अधिक है, और अगर ये वैल्यू माइनस आ जाती है तो कम है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, यहाँ प्लस ही आएगी मेरे हिसाब से। अब देखो बेटा, देखो कितना सिंपल हो जाएगा, देखो 0 0 0 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखो 5 से कटेगा, 5 5 5 7 35। अब देखो 7 से कटेगा, देखो एक साथ लिखने से फायदा होता है, पहले अगर इसका निकालते वैल्यू, इसका निकालते फिर माइनस करते रहते, कोई मतलब नहीं, सीधा काटो। देखो इसको लिखना सीख गए तो मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, अब देखो 7 से काट दिया, ये 7, ठीक है, और ये यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10। बताओ कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर बोलेंगे सर क्या करना है आगे, देखो कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 2 से फिर काट दो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4। ठीक है जी, अब ये क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना था, तो इस वैल्यू को भी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये इसी का तो परसेंटेज निकालना था, ऊपर वाले वैल्यू नीचे वाले वैल्यू, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया, 5 - 3। ठीक है, 5 - 3, 5 - 2 यानी 3, 3 बटा नीचे 5, और गुणा ये आप लोगों का 100, ये 5 से इधर कटेगा, 5 दूनी 10, 0 और 60% है।
ये देखो मैंने इतना डिटेल में इसलिए समझाया है आप लोगों को ताकि है ना आपको दिक्कत ना आए, दोबारा से क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए। बाकी देखो इतना करने में कितना समय लगेगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अलग अलग वैल्यू निकालने बैठ गया ना, ऐसे काटा नहीं उसने डायरेक्ट तो फिर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने में ही बड़ा समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती है ना वो बड़ी काम की बातें होती हैं, आपको सीखनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल सीखो, देखो चीज़ों को अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आ जाओ भाई, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। स्पोर्ट्स क्लब ABDEF से प्रतियोगिता में भाग न लेने वाले सदस्यों की औसत संख्या कितनी है? भाग न लेने वाले सदस्यों की औसत संख्या कितनी है? अब बोलोगे सर बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसका भी निकालो, 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 फिर उसका एवरेज भी निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपने सही तरीके से चीज़ों को लिख दिया ना, तो अगर आपने कैलकुलेशन का जो स्टेप है ना वो सही उठा लिया तो ये भी आराम से हो जाएगा। इसने क्या पूछा है कि ABDE और F से प्रतियोगिता में भाग न लेने वाले सदस्यों की औसत संख्या सारों से, ABDEF, सी का नहीं वो पूछा है इसने, ठीक है। तो इनका निकालना, अब आप देखो इनका जोड़ते चले जाओ, लेकिन करना कैसे वो ध्यान से समझेंगे सारे लोग। जैसे इसने बोला A के प्रतियोगिता में मतलब जो भाग नहीं लेने वाले हैं उसकी संख्या को कैसे लिखूंगा मैं? 40 गुणा 35। 1% की वैल्यू 40, भाग लेने वाले 65%, तो नहीं भाग लेने वाले 35%। तो ये ऐसे A का लिख दिया। फिर लिखना है आपको B का। B में भाग नहीं लेने वाले यानी कि 90 गुणा 20% भाग लेने वाले हैं तो 80% भाग नहीं लेने वाले हैं। फिर आगे प्लस करते चलो। D का देखो 5000 का 70% निकालना है तो यानी कि 50 गुणा 70। अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, हर वैल्यू समझाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। E का देखो 60 गुणा 65। अब बोलोगे सर बड़ी समस्या ये है सर जी कि 6750 का 60% निकालना है। अब इसमें तो 2 जीरो है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा क्या? 67.5 गुणा 60 ऐसे लिखना पड़ेगा क्या भाई? इसमें तो सब में 2 जीरो हटा दिए, 2 जीरो हटा के 40 90 50 ऐसे लिख लिया, तो सर इसको कैसे लिखेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, आराम से लिख लेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है, कैलकुलेशंस को आसान ही रखना है। देखो कैसे करेंगे। इसने 6750 का 60% निकालना है, क्योंकि 40 तो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 60 पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। तो अगर आप ऐसे लिखते हो, देखो 6750 गुणा 60/100, तो आपको पता है ये संख्या तो आपस में मल्टीप्लाई होनी है, और ये 2 जीरो इधर से कट जाते, इधर से नहीं कट रहे, इधर से ही कट जाएगा। तो आप हमेशा देख लिया करो, अगर एक ही जीरो हो और अगर परसेंटेज वाले नंबर में एक जीरो हो तो उसमें से हटा दो। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? क्या था? 675 गुणा 6। एक जो जीरो था, जो कहाँ से हटना था, यहाँ से नहीं, यहाँ पे था ही नहीं, तो 60 में से हटा दिया। वो तो ऊपर वाले लाइन में से हटना है ना, तो वहाँ से हटा दिया। एक ही चीज़ है, ठीक है। एवरेज निकालना था तो कितनी था ये? 2 और 3 5 था, तो 5 का डिवाइड करना है। अब ध्यान से समझना चीज़ों को। अब क्या होगा, देखो 5 से जब मैं काटूंगा ना तो कैलकुलेशंस बड़ी आसान हो जाएंगी। कैसे काटने 5 से, ध्यान से समझिएगा। देखो 5 से कैसे काटेंगे। 5 से इसको काटो, 5 तो 7 35, ये लो जी, काट दिया 5 से, है ना। उसके बाद देखना 5 को इधर जो आसान नंबर दिखे उसको काट दो। 5 एकम 5, 5 6 30, ठीक है। यहाँ 5 से आसान नंबर दिखा, ये काट दिया 10, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करना आसान, तो 5 से काटो, 5 एकम 5 दिया 15 है, ये काट दिया। 5 से बड़े वाले नंबर को काट दो, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 25, 135 आ गया, ठीक है जी। अब बड़ा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या इन सबको जोड़ना है, बस इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ना से कुछ ध्यान से देखना भाई, आपको कैसे जोड़ना है। ये कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा, ठीक है। 280 प्लस ये कितना आ जाएगा? 16 में कितना होता है? 144, तो 1440, ठीक है। एक जीरो लगा दिया, आराम से ये आ गया 700। देखो ये देखो, ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पूरा जोड़ के फिर पूरा जोड़ते, फिर 5 का डिवाइड करते टाइम लगता, पहले ही सबको काट दिया एक एक करके। ये 700 हो गया। यहाँ देखो 13 पंजा 65, 13 छिका 78, ठीक है। तो ये 780 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो कई लोग तो स्टूडेंट जो होते हैं उनकी जगह बच जाती है, तो वो यहीं पे लिख देते हैं नंबर्स को, तो इधर उधर टाइम खराब नहीं करते, वो ऊपर ही लिख देते हैं, तो वहीं बैठ जाता है। अब देखो 135 को 6 से मल्टीप्लाई करना, तो ये मत करने लग जाना कि ये 6 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे नहीं होता, ठीक है। 100 को 6 से करेंगे 600 आ जाएगा, ठीक है ना। और 35 छिके कितना होता है वो देख लो, 35 छिके कितना 210 होता है, ठीक है। तो 600 प्लस 210 कितना होगा? 810 होगा। 810 ये लो जी, समझ गए कि नहीं समझे, है ना। तो 810 हो गया,
समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ इसको जोड़ना, आप कैसे जोड़ेंगे इसको भी देखो, फटाफट जोड़ना है चीज़ों को, ऐसे नहीं करना है कि मतलब कुछ भी दिमाग के अंदर क्या करना है। देखो पहले पूरे पूरे नंबर्स को जोड़ो, दिमाग के अंदर जोड़ना है, इसको कुछ और नहीं लिखना है। देखो 200 और 14 1600, 1600 और 700 कितना हो जाएगा, 1600 और 700 2300 हो जाएगा, 2300 और 700 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 3000 और 800 कितना हो जाएगा, ये हो गया 3800। पेपर पे लिख दिया। फिर लिखा 80 और 40 120, 120 और 80 कितना हो गया, 200, 200 और 10 210 हो गया, 210 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4010 आ जाएगा। ये आपका आंसर। देखो फास्टेस्ट यही तरीका हो सकता है। अब इसमें कोई जादू तो लग नहीं सकता है, फास्टेस्ट तरीका यही हो सकता है। आपको लगे कि थोड़ा सा हेवी हो रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्किप करने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप डीआई के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने फटाफट कर लिया, ये वाला क्वेश्चन मान लो आपने 30 सेकंड के अंदर कर लिया, तो उसमें आप 30 सेकंड ज़्यादा दे सकते हैं। बैलेंसिंग चलती है एग्जाम के अंदर, तो कुछ टॉपिक जल्दी हो जाते हैं, कुछ टॉपिक में 30 सेकंड की जगह हर क्वेश्चन 30 सेकंड में ही होता, कई क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाते हैं। तो वहाँ जो 20 सेकंड बचते हैं वो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में लगा देने चाहिए हमें, लेकिन छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था। लेकिन तरीके से जाओगे तो कर लोगे। अब कई लोग बोलेंगे सर 4000 का हम पहले 35% निकालेंगे, वो 35/100 ऐसे करते घूमेंगे, तो वो तो लिख ही नहीं पाएगा, उसका एक पेज भर जाएगा इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो कम से कम लिखने का प्रयास करना है। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला स्पोर्ट्स क्लब बी और सी से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या तथा स्पोर्ट्स क्लब डी और ई से प्रतियोगिता में भाग न लेने वाले सदस्यों की संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, भी निकाल लेंगे। देखो एक बात बता दो, मैं हिंदी में ज़्यादातर क्वेश्चन क्यों पढ़ रहा हूँ, उसका रीज़न ये कि आरआरबी का एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे लोग पढ़ रहे हैं जो हिंदी मीडियम मतलब हिंदी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी हिसाब से हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोगों को दिक्कत ना हो। मैक्सिमम जो देख रहे हैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हिंदी में पढ़ रहा हूँ। बाकी इंग्लिश में देखो क्वेश्चन हम लोग लेके आए, आप खुद से रीड कर सकते हैं। ठीक है, जब IBPS PO वगैरह की तैयारी करेंगे तो इंग्लिश में रीड कर देंगे। चलो अब आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने देखो ध्यान से समझिएगा, स्पोर्ट्स क्लब बी और सी से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या, बी और सी से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या तथा स्पोर्ट्स क्लब डी और ई से प्रतियोगिता में भाग न लेने वाले सदस्यों की संख्या के बीच अंतर कितना है। चलो अब देखो इसको भी ध्यान से लिखना समझना है कि भाई इसमें भाग लेने वाले, इसमें भाग नहीं लेने वाले के बीच में अंतर निकलना है। तो इसमें से ये भी माइनस हो सकता है, इसमें से ये माइनस होता है, तो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं, अंतर पूछा है। ठीक है, मैं आपको बोलूँ 10 और 20 में अंतर बताओ, तो कई लोग बोल देंगे सर -10 और +10, अंतर का मतलब 10 ही होता है, वो माइनस प्लस का, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, 10 आएगा। अंतर मतलब डिफरेंस कितना है, बस वो निकालना है। अब ये नहीं कि इनकी अलग से वैल्यू निकालने बैठ जाओ, इनकी अलग से वैल्यू, वो सब नहीं करना है हमें। देखो क्या करना है, बी और सी में भाग लेने वालों की संख्या बोली है इसने, प्रतियोगिता में भाग लेने, तो 9000 का 20%, यही तो है भाग लेने वाले। कैसे लिखेंगे इसको, 90 × 20, यही लिखेंगे ना भाई भाग लेने वाले, प्लस फिर इसमें कैसे लिखेंगे, 48 × 25, भाग लेने वाले यही होंगे, 4800 का 25%। एक संख्या तो ये है, इसमें से माइनस करनी है, इसमें से भी कर सकते हो, उसमें से ये भी कर सकते हो, प्लस आए माइनस आए में मतलब नहीं, हमें अंतर उतना ही बता देना है। नहीं भाग लेने वालों की संख्या, तो यहाँ 1% की वैल्यू 50 है, 30% भाग लेते तो नहीं भाग लेने वाले कितने, 70 है। ये कोष्टक इसलिए लगाए क्योंकि इस पूरी संख्या में से इस पूरी संख्या को माइनस करना है, ऐसे तो पूछा गया। 6000 के 35% पार्टिसिपेट करते तो नहीं पार्टिसिपेट करने वाले 65%, तो 60 × 65, यही पूछा गया है ना। ध्यान से समझ लो भाई, भाग लेने वालों की संख्या बी और सी में ये हो गई, डी और ई में भाग नहीं लेने वालों की संख्या ये हो गई, दोनों को माइनस कर दो। कैसे माइनस करेंगे, आ जाओ भाई, सबसे पहले इनको कैलकुलेट करो। अब देखो कैलकुलेट करने से पहले ना ऐसा कुछ कर सकते हो क्या जिससे कि मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाए, कुछ भी ऐसा आइडिया आ रहा है। मतलब देखो जब भी कोई क्वेश्चन करो ना, तो ये देखा करो कि क्या इसमें से मतलब मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि कैलकुलेशन छोटी हो जाए। छोटी कैलकुलेशन को करना समय भी आसान भी होता है, समय भी कम लगता है, जल्दी भी हो जाती है। इस पूरे नंबर्स को देखो यहाँ पे भी 0 दिख रहा है, यहाँ पे भी 0 दिख रहा है, यहाँ पे भी 0 दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है बस मुझे। तो मेरे को एक आइडिया लग रहा है कि 10 कॉमन आ सकता है। देखो हर जगह से सीधा कभी भी 10 कॉमन नहीं आता। जैसे मान लो कहीं पे 5 × 2 लिखा है और कहीं पे 20 लिखा है, तो इनमें से 10 तो कॉमन आ ही सकता है ना, ये पूरा है ही 10 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी वैल्यू में से ना एक 10 को कॉमन ले लेता हूँ। मैं 10 को बड़ा कोष्टक लेके पूरी वैल्यू से कॉमन ले रहा हूँ, लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 कॉमन ले लिया। 10 जब मैं कॉमन लेता हूँ तो ये 0 कट गया यहाँ से। ऐसे काटना है आपको एग्जाम पेपर में, ज़्यादा लिखना नहीं है। सर यहाँ से कैसे लेंगे, अरे भाई कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो 10 का इसमें भाग दोगे, देखो 5 तो यहाँ से कॉमन आ गया, 5 25, और 2 यहाँ से आ गया 24, बात खत्म हो गई यहीं पर।
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो 10 कॉमन लेने का मतलब 10 का भाग ही होता है। 10 का भाग दे रहे हो तो 5 का इसमें दे दिया, 2 का इसमें दे दिया, 5 गुणा 2 लिख दिया, 10 को अलग अलग कर दिया। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो, ठीक है। यहाँ से भी ये जीरो खत्म हो गया, यहाँ से भी जीरो खत्म हो गया। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई यहाँ के कंपेरिजन में भी। ये देखो 180 बन गया यहाँ पे। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार पेन का, ताकि सबको अच्छे से दिखता है। ये देखो 180 हो गया, 24 पंजो ये 120 हो गया। यानी कि ये मिला के कितना बन गया, ये पूरा का पूरा मिला के 300 बन गया कि नहीं बन गया? ये 300 बन गया। देखो इधर देखो ऐसे लिखना है एग्जाम के अंदर, शॉर्ट के अंदर जो भी करना है। ये देखो यहाँ पे क्या बन गया, 350 बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है। अब देखो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का 130 आएगा, और 6 से करना है तो 130 को 3 से कर दो, 390 बनेगा। बताओ भाई 13 39 होता है कि नहीं होता है? 65 को 2 से करूँगा तो 130 बनेगा, ठीक है। तो 2 3 अच्छा होता है, तो 130 को 3 से कर दो तो 390 हो गया। अब इसको जोड़ दो, 300 300 600 प्लस 140, ये आ गया 740। अब बोलोगे सर तो ये तो माइनस में आ गया। माइनस प्लस से आपका कोई लेना देना नहीं है। 300 माइनस 740, आपको सिर्फ डिफरेंस से लेना देना है। डिफरेंस कितना है? 440 का। लेकिन ध्यान दीजिएगा 440 आंसर में नहीं मिलेगा, 10 आपने कॉमन भी लिया था, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4400 आ गया। अब बोलेंगे सर ये माइनस आया, बिल्कुल सही बात है माइनस आया, लेकिन हमें तो डिफरेंस बताना है ना, उसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता डिफरेंस, अगर आपको कहीं पे अंतर पूछा गया हो, ठीक है। तो ये 4400 आपका आंसर हो गया। बड़ा आसानी से निकाल लिया हम लोगों ने। बस ये इस तरीके से आपको मैनेज करना आनी चाहिए चीज़ों का, ठीक है ना। मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए कैलकुलेशन करते रहो बस, ठीक है। आ जाओ अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो किस तरीके से क्या बोल रहा है। यदि इस प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स क्लब बी से 30% सदस्यों ने बैडमिंटन खेला, 30% सदस्यों ने बैडमिंटन खेला, बी की बात कर रहा है, बी में जिन्होंने खेला ना, ठीक है, उनमें से 30% सदस्यों ने बैडमिंटन खेला। क्योंकि ऐसा है जो नहीं खेल रहे हैं उसका तो क्या ही प्रतिशत निकालेंगे। जैसे बोला यदि इस प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स क्लब बी से 30% सदस्यों ने बैडमिंटन खेला, जिन्होंने खेला उनमें से 30% लोगों ने क्या खेला? बैडमिंटन खेला। शेष ने 2:4:3 के अनुपात में हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल खेला, तो फुटबॉल खेलने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। रेशियो और परसेंटेज का एक जबरदस्त टेक्निक्स में आपको सिखा रहा हूँ। टेक्निक कुछ नहीं है, ट्रिक कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका, दिमाग में सोचने का तरीका थोड़ा सा वो सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे निकालना क्या है, फुटबॉल खेलने वाले सदस्यों की संख्या, यही तो निकालनी है मुझे। तो आप देखो सबसे पहले आप वहां से स्टार्ट करो, शुरू से, कि भाई बी की बात कर रहा है। बी में सबसे पहले देखो कितने लोग खेल रहे हैं, 20% लोग खेल रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 90 गुणा 20 कितना आ जाएगा? ये जितने लोग खेल रहे हैं वो तो आगे 90 गुणा 20, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो इतने हो गए, ठीक है। अब इसका 30% सदस्यों ने क्या खेल लिया? बैडमिंटन खेल लिया, ठीक है। तो इसका मतलब बचे हुए जो गेम होंगे वो इसका कितने प्रतिशत लोग खेलेंगे? इसका 70% लोग खेलेंगे। भाई ये जो गेम था इसका 30% सदस्यों ने बैडमिंटन खेल लिया, मुझे फुटबॉल निकालना है, तो फुटबॉल तो शेष वाले गेम में आ रहा है ना, तो शेष वाले की तरफ जाओ, उसकी संख्या निकालो। तो ये जो टोटल खेलने वाले थे बी के, उसमें से 30% ने बैडमिंटन खेल लिया, तो 70% जो लोग बचे उन्होंने क्या खेला होगा? उन्होंने जो बचे हुए गेम खेले होंगे, उन्हीं में फुटबॉल है, तो यानी कि इसका 70% निकालना है। इस 70% ने ही क्या खेला है? इस 70% ने ही आप लोगों का बाकी के गेम खेले। अब ये बचे हुए गेम खेलने वाले आ गए। अब इसमें आप अगर 100 को काटना चाहे तो काट सकते हो, पड़ा रहने देना चाहो तो पड़ा रहने दो एक बार के लिए। आगे बस ध्यान देना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो संख्या ये ना, ये संख्या किस किस की है? ये संख्या ये वाली संख्या है कि हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वालों की संख्या है ये। क्योंकि टोटल ये खेलने वाले थे, 30% ने बैडमिंटन खेला तो मैंने 70% निकाल दिया, तो बैडमिंटन वाले हट गए, तो बच्चे कौन कौन? हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल वाले। और हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल वाले किस अनुपात में? 2:4:3 में है। और ये टोटल है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल वाले टोटल यही है इन तीनों के गेम के। तो इसका अनुपात का टोटल कितना है मुझे बताओ? जोड़ के 9 है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में मैंने समझाने के लिए लिख दिया, आपको बस यही लिखना है, ठीक है। 4 3 7 और 2 9। अब मुझे बताओ ये जो वैल्यू निकली है ये 9 रेशियो की वैल्यू है कि नहीं है? क्योंकि ये तो टोटल है और टोटल का रेशियो भी 9 है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 9 से डिवाइड कर दो, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दो, नीचे लिखना है बस, और क्या है, ठीक है। अब ये आ गया एक रेशियो का वैल्यू। अब मुझे पूछना है कि फुटबॉल कितने उन्होंने खेला, तो फुटबॉल का रेशियो क्या है? 3, ठीक है। तो अगर एक रेशियो का वैल्यू ये है तो मुझे निकालना है फुटबॉल का, तो फुटबॉल का रेशियो कितना है? 3, तो 3 रेशियो का वैल्यू निकाल दूंगा फुटबॉल का, जगह एक लाइन में क्वेश्चन खत्म।
बस ऐसे सोच के और लिखना आना चाहिए, बस समझते रहो। और इसको डिटेल में पढ़ना है तो पुराने जो वीडियो डिटेलिंग में पढ़े हुए हैं ना वो देख लीजिएगा। देखो भाई ये 10 आ गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 खत्म, ठीक है। तो ये कितना आ गया, देखो 7 या 21, 21 दूनी 42, ठीक है। तो यहाँ 42 आ गया और 1 0 ये जो बचा हुआ है ये लगा दिया तो 420 आ गया आंसर। देखो भाई कितना फटाफट हो गया क्वेश्चन। तो इस लेकिन सोचना ना चाहिए, जिसको ये चीज़ पता है ना, मैंने तो बोलने में समय लगा दिया, जिसको ये चीज़ पता है वो फटाफट 10-15 सेकंड के अंदर लिख के कर देगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो इस तरीके से ये एक टेबल दिया जाता है, आप खुद समझ के देखो। इस एक क्वेश्चन को छोड़ के बताओ कौन सा हैवी क्वेश्चन है, कोई भी नहीं, आराम से कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है ना। इसीलिए मेरिट हाई जाती है आरआरबी के अंदर। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अब इसके अंदर आप पूरा उलझ गए, इस कैलकुलेशन बैठ जाओ, ऐसे लिख ही नहीं पाओ, तब दिक्कत होती है। ये लिखना सीखो थोड़ा सा। अब आ जाते हैं आप लोगों के पाई चार्ट के अंदर। चलो भाई ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, पहले पढ़ते हैं ध्यान से। रीड द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गिवन पाई चार्ट shows the percentage distribution of total items sold by 6 Indian companies in any year। यानी कि भाई साहब ये जो आप लोगों का ग्राफ दिया गया है ना, परसेंटेज का पाई चार्ट दिया गया है, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि एक डिफरेंट अलग अलग कंपनियां हैं जिसके कलर आप मैच कर सकते हो। इन कंपनियों ने सेल किए, टोटल मार्केट में जितना सेल हुआ है उसका। अब मुझे बताओ ये ए जो कंपनी है ये कलर कौन सा है भाई, ये जो ए कंपनी है इसने देखो 20% सेल किया है। ये जो बी कंपनी है इसने 16% सेल किया है। ये जो सी कंपनी है इसने 12% सेल किया है। डी कंपनी है इसने 15% किया है। ई ने 17 किया है और एफ ने 20% किया है। इस तरीके से आप लोगों को दिया गया। बस ये इस पाई चार्ट का मतलब इतना है कि ये परसेंटेज बता रहा है इन सब लोगों के कि भाई इसने इतना परसेंट किया, इसने इतना परसेंट किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि भारत द्वारा निर्मित कुल वस्तु 11,160 है और दोषपूर्ण वस्तु 840 है, तो सी द्वारा बेची गई वस्तुओं को ज्ञात करें कि ई की तुलना में अधिक है या कम है। ये बोल रहा है कि सी द्वारा बेची गई जो वस्तु है ना वो ई की तुलना में कम है या ज़्यादा है, ठीक है ना, और कितनी कम है या ज़्यादा है। अब ये आगे बोल रहा है जो दोषपूर्ण वस्तुएं हैं उन्हें बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये रेशियो किस चीज़ का, ध्यान दीजिएगा, टोटल आइटम सोल्ड, जो आइटम बेचे गए ना उन्हीं का रेशियो है। दोषपूर्ण वाला इसमें शामिल नहीं है, जो चीज़ें बेची जा रही हैं वो इसमें शामिल है। तो आप मुझे बताओ टोटल सेल कितनी होगी वैसे, अगर मैं देखा तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना जितना बनाया गया है वो है 11,160 और उसमें से 840 दोषपूर्ण है यानी कि डिफेक्टिव पीस है। तो माइनस कर दो 840 को 11,160 में। तो सीधी सीधी बात है, देखो भाई सबसे पहले 800 माइनस किया तो करो तो 11,100 है, ये ऊपर वाला 60 छोड़ दो, उसमें से 800 माइनस करोगे तो 100 जाएगा, तो 11,000 फिर 700 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 10,300 और 60 में 40 करोगे तो 20, तो 10,320 ये आप लोगों की क्या हो जाएंगी, टोटल सेल हो जाएंगे। अब आती है बात आगे, ये तो छोटी सी बात है कोई भी समझ लेगा कि भाई माइनस करना, दोषपूर्ण चीज़ों को बेचा नहीं जाता है। अब आ जाते हैं आगे, आगे क्या बोल रहा है, इसने बोला कि सी द्वारा बेची गई वस्तुओं को ई की तुलना में कितना अधिक या कम है, ठीक है। तो आप सी की वस्तु निकालो भाई, सी का परसेंटेज कितना है 12, सी 12% बेचता है और ई कितना बेचता है भाई, ई का कौन सा है भाई परसेंटेज, ई बेचता है 17% बेचता है। तो अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, देखो ई 17% बेचता है तो ई का 17% निकालो भाई, 10,320 का 10,320 का हम निकालेंगे 17% और फिर उसमें से माइनस कर देंगे, कम या ज़्यादा तो निकालना है, कितना कम या ज़्यादा है किसका, सी का माइनस कर देंगे कि सी का तो पूछा है, तो 10,320 गुणा 12% इसका निकाल दो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते रहेंगे वो लोग, लेकिन ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, इसका कोई मतलब है नहीं। इसमें देखो ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूरा अगर कॉमन ले लोगे इधर, ठीक है, और तो ये इधर से भी गायब हो जाएगा, तो ये पूरा क्या बचेगा अंदर 17 माइनस 12 ही बचेगा बस। ये पूरा कॉमन आ रहा है, देखो 10,320 बटा 100, 10,320 बटा 100, ये अगर पूरा कॉमन ले लोगे तो 17 माइनस 12 ही बचेगा, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, किसी भी पाई चार्ट में, किसी भी पाई चार्ट में एक ही चीज़ का परसेंटेज दिया हुआ है और उसी को आपस में कम ज़्यादा प्लस माइनस अगर करा रहा है तो सीधा परसेंटेज कोई कर लो। इसने बोला 17% और इसने बोला 12%, तो कितना कम या ज़्यादा है, तो मैं परसेंटेज में बोलूँगा कि भाई साहब ये जो ई है ना ये कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, ये मैंने बोल दिया। तो
अब आपको यही तो पूछा कितना प्रतिशत कम ज्यादा है, तो आप ये 17% 12% के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा 5% निकालो, वही कम ज्यादा है। 5% निकालने का तो सीधा सा फंडा है, 5/100 गुणा 10,320। ये देखो 5 से काट दिया 20 आ गया, 0 से 0 कट गया, 10 से काट दो भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 2×5 = 10, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी कि 516। ठीक है, तो इस तरीके से 516, तो ये 5% में ही निकालना है, मतलब 17 - 12 डायरेक्ट कर लेना है। ये नहीं कि आप 17% पहले निकाल रहे हो, 12% बाद में निकाल रहे हो, ऐसे नहीं करना है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी द्वारा बेची गई वस्तु और ई द्वारा बेची गई वस्तु के बीच का अनुपात ज्ञात करो। अब कई लोग देखो बी बोलेंगे सर टोटल ही नहीं दिया है, टोटल का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं बी और ई का अनुपात निकालना है हमें, कितनी कितनी वस्तु बेची, मान लेते हैं टोटल जो सेल है ना वो एक्स है, ऐसे बचपन में करते थे ना, वैसे करके देखते हैं, टोटल सेल एक्स है, तो बी ने कितना बेचा होगा, बी का देखो बी ने 16% बेचा होगा, तो 16% मतलब एक्स का 16%, 16/100 गुणा एक्स। और ई ने भी कितना बेचा होगा, ई ने कितना बेचा होगा, ई का देखो ये वाला कलर 17% बेचा होगा ई ने, तो एक्स का 17%, एक्स गुणा 17/100। अब मुझे बताओ इस 100 का परसेंटेज निकालने का, जैसे एक्स का कोई रोल कट जाएगा तो 16:17 आ जाएगा। तो आपको ये सब निकालना ही नहीं है, ये सब मानने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज़ मैंने अभी बताई थी, अगर आप एक ही चीज़ का परसेंटेज आपको पाई चार्ट में दिया गया और एक ही वैल्यू के आधार पे आप उसको कम ज़्यादा या फिर रेशियो में निकालो, तो सीधा परसेंटेज के अंदर वही चीज़ कर लो, सीधा परसेंटेज में ही कर लो, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा परसेंटेज को रियल वैल्यू मान लो। ये मान लो कि बी ने कितना बेचा है, बी ने का परसेंटेज कितना दिया गया 16, तो बी ने 16 ही बेची है, और ई ने कितने परसेंट बेचे 17%, तो ई ने 17 बेचे, सीधा 16:17 आना चाहिए 1 सेकंड में। ये देखो बड़ा आसान क्वेश्चन आया था, इसलिए सब लोगों ने जल्दी जल्दी कर दिया होगा, इसीलिए 78 इस टाइप की मेरिट चली जाती है बहुत हाई लेवल के ऊपर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल है और कुछ नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। यदि चीन 97,500 वस्तु बनाता है जो कि भारत द्वारा निर्मित वस्तुओं से 3900 अधिक है, तो बी और डी द्वारा बेची गई वस्तुओं का औसत ज्ञात करें। अब देखिएगा बड़ा ध्यान से, भाई 97,500 वस्तु तो चीन ने बेची है, ठीक है, बनाता है, लेकिन इंडिया 3900 उससे अधिक, मतलब इंडिया वाली से उसकी 3900 अधिक, तो इंडिया ने कितनी बनाई होगी। यदि चीन 97,500 वस्तु बनाता है जो कि भारत द्वारा निर्मित वस्तु से 3900 अधिक है, तो भारत की कितनी होगी, इसमें से 3900 माइनस कर दो। तो इसमें से 3900 माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक बार 4000 माइनस कर दो, दिमाग में शांति रखने के लिए जो आराम से कर सकते हो वो कैलकुलेशन क्या करो। इसमें 4000 माइनस कर दिया तो 93,500 आना चाहिए था, लेकिन देखो मैंने 100 ज़्यादा माइनस कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है, 100 ज़्यादा माइनस कर दिया था तो 100 वापस दे दो उसको, ठीक है, तो 93,600 हो जाएगा, ठीक है, 93,600, ठीक है। अगर 4000 माइनस होता तो 93,500, लेकिन 100 कम माइनस होगा तो 100 ज़्यादा ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 93,600 ये इंडिया ने। अब ये इंडिया का उत्पादन हो गया तो यही सेल होगा, ठीक है, इसमें कोई डिफेक्टिव वगैरह तो दिया नहीं है, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसने बोला है कि डी और बी द्वारा, ठीक है, तो डी और बी द्वारा, ये रहा डी और बी कहाँ है भाई, ये रहा, डी और बी द्वारा जो वस्तुएं बेची गई ना उसका औसत निकालो। तो अब देखो इसका अलग नहीं है कि इसका 15% निकालो फिर इसका 16% निकालो, कोई चक्कर नहीं है, इसका एक साथ ही निकाल दो, क्योंकि एक साथ जोड़ सकते हो आप डायरेक्ट, क्योंकि एक ही चीज़ का आप अलग इसका 15% निकालोगे, फिर इसका 16% निकालोगे, फिर अलग से जोड़ोगे, फिर 2 का भाग दोगे तो सीधा ही निकाल दो। तो इसका मैं 31% निकाल देता हूँ सीधा, और उसका एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग दे दूंगा, ठीक है, अलग अलग नहीं निकालना है, बस यही टेक्निक है, हो गया, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 अंटी 16। अब देखो यहाँ तक खेल कुछ नहीं था, खेल था इसके बाद में 468 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करने का, लेकिन एग्जामिनर बड़ा शाना होता है, वो चाहता ही नहीं कि आप 31 और इसको मल्टीप्लाई करो। अगर मेरिट ज़्यादा जाती कैसे, अगर कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाता है एग्जैक्टली, तो मेरिट कैसे ज़्यादा जाती। अब आप ऑप्शंस को थोड़ा सा एनालिसिस करो, इसमें देखो लास्ट डिजिट यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो लास्ट डिजिट तो आंसर की 8 ही आनी है। सारे ऑप्शंस में नंबर्स दिए गए और एक ही ऑप्शन ऐसा दिया था एग्जाम में जिसके लास्ट में 8 था, तो आप वही टिक कराते, बस वही आंसर तो वही आना है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फालतू समय खराब नहीं करना है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देखते हैं भैया आगे। यदि भारत द्वारा निर्मित कुल वस्तु 42,000 है, तो एफ द्वारा बेची गई वस्तु की संख्या डी द्वारा बेची गई वस्तु की संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक या कम है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बोला यदि भारत द्वारा निर्मित कुल वस्तु 42,000 है, तो एफ द्वारा बेची गई वस्तु की संख्या डी द्वारा बेची गई वस्तु की संख्या से तुलना में कितना प्रतिशत कम या अधिक है। जहाँ भी प्रतिशत कम या अधिक पूछा गया, वो प्रतिशत वैल्यू रियल वैल्यू नहीं पूछी गई, तो इस 42,000 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट 42 का एफ और डी ये सब निकालने बैठ जाए तो कोई मतलब नहीं है। आपका जब प्रतिशत कम या ज़्यादा ये सब पूछा जाए ना, तो जो वैल्यू इसमें होती है ना उसी को मान लो कि उतना ही बेचा है, बस
टोटल वोटल से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो एफ द्वारा बेची गई वस्तु, तो एफ ने कितना बेचा भाई, एफ आप मान लोगे एफ ने 20 ही बेचा है, ठीक है। और डी द्वारा बेची गई वस्तु है, डी 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 कौन सा है, डी ने 15 बेची है, ठीक है। तो ये आ गया, एफ ने 20 वस्तुएं बेची है, डी ने 15 बेची है। इस 42,000 से कोई लेना देना नहीं है। जो इस 42,000 के चक्कर में फंस गया उसका समय खराब हो गया। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई आप इसको लिखोगे तो लास्ट में वो कट जाना, एक बार करके देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब देखो भाई किसका कंपेरिजन किससे करा है, तो एफ द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या डी द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या की तुलना में। तो किससे तुलना कर रहा है, डी से तुलना कर रहा है। तो नीचे क्या आएगा, डी आएगा। तो डी ने कितनी वस्तुएं बेची, 15 वस्तुएं बेची। दोनों का डिफरेंस क्या है, कम या ज्यादा का मतलब डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस 5 है, तो 5 आ गया ऊपर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। ये 1/3 बनेगा, 1/3 का प्रतिशत कितना होता है, 33 से 1/3%। ये सीधा क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था। 42,000 के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस ट्रेप है वहीं पे। 42,000 के चक्कर में पड़े और वहीं पे चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, यदि पाकिस्तान द्वारा निर्मित वस्तुएं 50,400 जो भारत द्वारा निर्मित वस्तुओं की तुलना में 20% अधिक है। देखो बात तो वैसे गलत है कि उन्होंने ज़्यादा कैसे बना ली, हमसे हो ही नहीं सकता, लेकिन चलो मान लेते, फिर भी एग्जामिनर ने बोला है तो हमें तो मार्क्स चाहिए तो मानना पड़ेगा। यदि पाकिस्तान द्वारा निर्मित वस्तुएं 50,400 हैं जो भारत द्वारा निर्मित वस्तुओं की तुलना में 20% अधिक हैं, तो सी और ई द्वारा बेची गई वस्तुओं का अंतर ज्ञात करें। अब ये रियल वैल्यू है, तो ऐसा नहीं रियल वैल्यू पूछा गया है तो इस 50,400 का यूज होगा, क्योंकि आप 2,000 3,000 कैसे निकालोगे, यहाँ तो परसेंटेज और रेशियो ही निकाल सकते हो यहाँ से सीधा। रियल वैल्यू जो होती है ना, जो एग्जैक्ट वैल्यू, जो एक्यूरेट वैल्यू आप लोगों से पूछी जाती है, वो यहाँ से आप लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको निकालते हैं हम लोग। चलो अब सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, क्योंकि ये तो इंडिया का ग्राफ है। तो भाई साहब इसने बोला है कि 50,400 ये जो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो इंडिया से 20% ज़्यादा है। तो मान लेते हैं अगर इंडिया की 100% होगी तो पाकिस्तान की कितनी होगी, 120% होगी। भाई पाकिस्तान की 20% ज़्यादा बोल रहा है, क्वेश्चन मजबूरी है, क्वेश्चन बोल रहा है तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया वाली, ये ग्राफ तो इंडिया का है, तो इंडिया वाला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 50,400 है ये 120% का वैल्यू है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 120 का भाग दे दो। तो 100% का निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टी। ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आ गई। अब हम इस ग्राफ को काम में ले सकते हैं, इतने नहीं ले सकते थे, ये तो दिमाग में सोचने वाली बात थी, ठीक है ना, आपको लिखना नहीं था, मिट जा भाई। हाँ तो ये इंडिया की वैल्यू आ गई। अब आगे देखते हैं, तो सी और ई द्वारा बेची गई वस्तुओं का अंतर ज्ञात करें। तो सी और ई द्वारा बेची गई वस्तुओं का अंतर ये 12% है, और ई का क्या है भाई, ई का 17%, यही है ना, ई का 17% है। तो आप लोगों का सी का 12% और ई का 17%, ये आप लोगों को दिया गया। अब इनका अंतर निकालना है आप लोगों को। अब मैं देखो पहले ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आ गई, अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है। कैलकुलेट हम लास्ट में करते हैं हमेशा, पहले कुछ नहीं वैल्यू नहीं निकालते हैं। अब आप इसका 17% निकालोगे, फिर इस पूरे का 17% निकालोगे, फिर इस पूरे का 12%, इसी का 12% निकालोगे, फिर माइनस करोगे। तो इससे बेटर है कि इन दोनों को पहले माइनस करके फिर ही प्रतिशत निकाल दो, क्योंकि ये तो फिर कॉमन आना ही है लास्ट में, शुरू में बताया था, ठीक है। तो आप लोग जब भी आपको कम या ज़्यादा पूछा जाए, इसमें पूछा कि कम या ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए, तो कम या ज़्यादा कितना है, 5% है कि नहीं है, कम या ज़्यादा 5% है। तो इसी का 5% पूछा गया है, क्योंकि निकलेगा भाई, इसका 17% निकालोगे, फिर इसका 12% निकालोगे, तो माइनस करने के बाद इसी का 5% तो आएगा, तो इसका 5% निकाल दो डायरेक्ट। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है, ये 0 से 0 काट दिया हम लोगों ने एक। अब देखो 12 से काट दो, 12 चौक 48, 2 बच के 12 दूनी 24, और ये 0 आ गया, ठीक है। अब 420 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को 400 से करेंगे 2000, और 5 को 20 से 100, तो यानी कि 2100 आ जाएगा आपका आंसर। ये लो, ये लो 2100, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। इस पर सीधी सीधी कैलकुलेशन है ना, प्लस माइनस गुणा भाग, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है, प्री में ऐसा ही लेवल रहता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब क्या बोला गया है। जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो इस तरीके से दिए गए हैं कि भाई ABCD ऐसे कॉलेज हैं, छात्रों की संख्या और कार्य अनुभव वाले कुल छात्रों की संख्या का डेटा दिया गया है, ठीक है। इसने बोला कि ये कॉलेज की संख्या है, इसके अंदर ये छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट कितने कॉलेज में, ये तो ये दिया गया है। इस साइड पे दिया गया है कि जो टोटल स्टूडेंट है ना, इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल आ गए, स्टूडेंट का मतलब मेल भी आ गए फीमेल भी आ गए, इसलिए इसने दर्शा दिया यहाँ पे।
उसके बाद में बोला है कि ये तो टोटल स्टूडेंट है इसमें, और ये वाले जो स्टूडेंट है ना, ये इन्हीं में से स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी संख्या निकालो, तो आप मान लो 240 टोटल हो गए, 96 वर्क एक्सपीरियंस वाले हो गए। अब आपसे पूछे वर्क एक्सपीरियंस नहीं वाले निकालो, तो 240 से 96 माइनस कर दो। 240 टोटल है, उसमें से ये आपका वर्क एक्सपीरियंस वाले हो गए, तो बचे हुए क्या होंगे, वर्क एक्सपीरियंस नहीं वाले हो जाएंगे, तो माइनस कर दो। तो ये क्या आएगा, 144 आएगा अगर आप लोग करना चाहें तो। ठीक है, तो अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं वाले 144 है। ठीक है, तो ये मुझे डाटा दिया गया। इधर देखिएगा, आपको क्वेश्चन बोला है कुल विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू अनुभव वाले विद्यार्थियों की संख्या प्लस फ्रेशर विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि अनुभवहीन विद्यार्थियों की संख्या वही फ्रेशर वाले विद्यार्थी। तो ये यहाँ पे भी दिया गया, और ये कॉमन सेंस की सी बात थी, हमने समझ ली। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट देखिएगा भाई। इसने बोला गया है कि कॉलेज ए और सी में फ्रेशर विद्यार्थियों की औसत संख्या, ए और सी में फ्रेशर विद्यार्थियों की औसत संख्या, कॉलेज बी और डी में अनुभव वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या। एम प्लस एफ का मतलब मेल फीमेल, स्टूडेंट का मतलब टोटल मेल फीमेल, अलग अलग कुछ नहीं। ठीक है, औसत संख्या के बीच कितना अंतर है, ये ऐसे लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना इससे। ठीक है, अंतर निकालना है। अब आप देखो ए और सी में फ्रेशर विद्यार्थियों की संख्या, तो ए और सी में फ्रेशर का मतलब जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो ए में देखो जो वो हैं एक्सपीरियंस वाले वो 96 हैं, तो फ्रेशर कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे। इसमें एक्सपीरियंस 320 टोटल है, एक्सपीरियंस वाले 160 है, तो फ्रेशर कितने हो जाएंगे, 160 ही हो जाएंगे, बचे हुए माइनस कर दो बस दिमाग के अंदर। फिर बोला कि बी और डी में अनुभव वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है। तो आपको करना क्या था, आपको ये करना था कि भाई ए और सी को जोड़ लो, 144 प्लस 160 है, फिर इसका औसत निकालना है डिवाइड बाई 2। ठीक है, और उसको माइनस करना है। अंतर मतलब वो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, किसको किस में से माइनस करना है हमें नहीं पता, हमें तो बस अंतर निकालना है। फिर बोला कि बी और डी में अनुभव वाले विद्यार्थी, तो बी और डी में अनुभव वाले विद्यार्थी कितने, 84 और 162। ठीक है, तो अनुभव वाले विद्यार्थियों से इनका क्या निकालना है, औसत का डिफरेंस निकालना है। तो दोनों का औसत, इसका एवरेज दोनों को माइनस करना है। अब यहाँ पे बात ये आती है, देखो भाई, सबसे पहले तो इस 2 से काट दो तो क्या आसान रहेगा। ठीक है, ये 42 और ये 81। अब देखो 2 से ऐसे काट ही देना है, क्योंकि अब कोई इस चक्कर में मत पड़ जाना मैं पूरा जोड़ूंगा फिर माइनस करूंगा। अब देखो यहाँ से देखो, जो विद्यार्थी तेज होता है ना, वो क्या करता है, वो ऐसे सोचता है 80 माइनस 81, तो यहाँ से देखो ये 80 में से 81 माइनस होगा, यहाँ तो एक ही बचेगा, ऐसे काट देगा इसको। फिर ये बोलेगा देखो 72 माइनस 42, तो बचेगा किस साइड में वो देख लेना है, 72 में बचेगा, तो 42 कट जाएगा, ये इधर 30 ही बचेगा। ठीक है, ये 30 प्लस का बच गया, एक माइनस होगा इसमें से, तो 30 माइनस 1 29, ये लो ऐसे करेगा वो, इसको जोड़ने वोड़ने का चक्कर में पड़ेगा ही नहीं वो विद्यार्थी। ठीक है, फटाफट कर देगा। तो इस तरीके से जाओगे, कुछ समय तो बच रहा है ना, 2 सेकंड भी बच रही है, तो कैसी है बहन के एग्जाम के अंदर। तो 29 आंसर हो गया, क्यों भाई, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कॉलेज ए में फ्रेशर नए विद्यार्थियों और कॉलेज बी और सी में संयुक्त रूप से कुल अनुभव वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालना है भाई। ठीक है, वो निकालना है, आप लोगों को रेशियो निकालना है। कॉलेज ए में फ्रेशर नए विद्यार्थियों, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, दिखेगा नहीं तो। कॉलेज ए में फ्रेशर नए विद्यार्थियों, कॉलेज ए में नए विद्यार्थी। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पे, 144 है, याद ही हो गया अब तो वैल्यू, है ना। और कॉलेज बी और सी में संयुक्त रूप से कुल अनुभव वाले विद्यार्थी, बी और सी में संयुक्त रूप से कुल अनुभव वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच में अनुपात निकालना है, सिंपल सा। तो इसमें जो ए में जो अनुभव नहीं है वो कितने, 144 है, और बी और सी के अंदर संयुक्त रूप से अनुभव वाले कितने, 84 और 84 प्लस 160, तो कितने हो जाएंगे, 244 हो जाएंगे। अब बताओ आप, ये कोई क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ऐसे आते हैं एग्जाम के अंदर, बस आपको फटाफट करना आना चाहिए। इसमें तो देखो कोई टेक्निक भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बस काट पीट के कर दो इसको, और कोई झमेलेबाजी है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये कितने से काटें भाई, 6 से कट जाएगा, 6 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, ठीक है, और 4 6 24। ठीक है, 4 6 24 और 4 एकम 4, तो 36 अनुपात 61। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इसको फटाफट कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन ने बोला है यदि ए में पुरुष की संख्या 70, ठीक है, फ्रेशर वालों की, ए में फ्रेशर पुरुष की संख्या 70 है, इसने देखो कोष्टक में फ्रेशर लिख दिया है ना, और इसी कॉलेज में पुरुष कार्य अनुभव की संख्या 48 है। ठीक है, कार्य अनुभव पुरुष की संख्या 48 है, बहुत बढ़िया। तो कॉलेज ए में महिलाओं की कुल संख्या कितनी होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है ना, कार्य अनुभव प्लस फ्रेशर दोनों को मिला मिलू के ये। तो आप मुझे एक बात बताओ, कॉलेज ए में
पुरुष की संख्या 70 है फ्रेशर वालों की, और कार्य करने वालों की 48। तो टोटल पुरुष कितने हो गए यहाँ पे, टोटल मेल कितने हो गए, दो दो 118 हो गए कि नहीं हो गए, टोटल मेल 118 हो गए। अब पूछा गया है कि ए में महिलाओं की संख्या कितनी है, उसमें सारे आ गए, कार्य अनुभव वाले आ गए, फ्रेशर वाले भी आ गए, नहीं टोटल महिलाओं की संख्या पूछिए। अब देखो कॉलेज ए में टोटल संख्या है भाई साहब 240, ठीक है, और इसमें से मेल आपके टोटल मिला के 118 है, जिसमें अनुभव सारे आ गए, मैंने जोड़ दिए दोनों को, अनुभव तो बची हुई तो महिलाएं तो होंगी, बची महिलाएं कितनी भाई, कितनी बची है भाई, 122 बची है ना, 122 महिलाएं बची। अब इसमें अनुभव वाली भी आ गई, अनुभवहीन वाली भी आ गई, तो वो तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, बाकी आपको टोटल दिया हुआ है, उसमें से टोटल पुरुष को माइनस कर दिया तो टोटल महिलाएं आ गई, वही आप लोगों से पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ई आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, देखो इसमें तो बड़े आसान आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी लग रही है तो उसको देख कर डरना नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है। यदि डी में महिला फ्रेशर की संख्या 98 है, डी की बात कर रहा है, महिला फ्रेशर की संख्या 98 है, यानी कि इसमें फ्रेशर कितने होंगे पहले तो यही पता करो, ठीक है। तो इसमें से 160 माइनस कर दो, 200 बचेगा, लेकिन दो और एक्स्ट्रा माइनस करना तो 198 फ्रेशर होंगे। इस 198 में से 98 आपको बोल रहा है फीमेल है जो फ्रेशर है, तो मेल कितने होंगे, आपका अंडरस्टूड सी बात है, ये तो फीमेल हो गए तो मेल 100 होंगे भाई, 190 98 ये हो गए तो मेल 100 होंगे। आगे देखते क्या बोल रहे हैं, फिर आगे बोला है कार्य अनुभव वाली महिला की संख्या इसी कॉलेज में पुरुष विद्यार्थियों की 40% है जो फ्रेशर है, यानी कि जो फ्रेशर मेल है ना उसका 40%, यानी कि 40। ये क्या दिया गया है मुझे, कार्य अनुभव वाली महिलाएं हैं, फीमेल दी गई हैं वर्क एक्सपीरियंस वाली, फीमेल वर्क एक्सपीरियंस वाली, ऐसे लिख दिया शॉर्टकट में, हमारे समझ में आ जाए। आगे पूछा गया है तो डी में कार्य का अनुभव रखने वाले पुरुष विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो डी में कार्य का अनुभव रखने वाले पुरुष विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो अनुभव वाले टोटल कितने हैं भाई, 162 हैं, और इसमें से अनुभव वाली महिलाएं कितनी है, 40 हैं। तो टोटल में से अनुभव, जो अनुभव वाले टोटल 162 है, इसमें मेल भी है फीमेल भी है, इसमें से फीमेल माइनस कर दी तो फिर से 122 आंसर आ गया आप लोगों का। बात कुछ नहीं थी, बात लैंग्वेज को समझने वाली थी, इसमें कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे हमने सोल्व कर दिया। आगे आ जाते हैं भाई, अब आ जाते हैं इस लाइन ग्राफ पे आ जाते हैं, बड़ा ही सिंपल सा लाइन ग्राफ है, ध्यान से इसको देखेंगे। देखो एक चीज़ का ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दी, क्योंकि आप मोबाइल में देखेंगे वीडियोस को ज़्यादातर स्टूडेंट, और फिर ये लाइन आप गिन नहीं पाएंगे, छोटी वाली जो लिखी है, शायद रिकॉर्ड भी सही से ना हो क्योंकि बड़ी हल्की लाइन है, लेकिन आप जब एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठेंगे तो आपको ये लाइनें बड़ी साफ साफ दिखाई देंगी, तो आप इसको अंतर कर पाएंगे। तो ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी गई हैं ना, ये वैल्यूज़ आप लोगों को एग्जाम में से लिख के नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है, ये आपको निकालनी होती है, यही तो ग्राफ का खेल होता है पूरा पूरा। ये कैसे निकालते हैं मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ, इस ग्राफ को पूरा जूम कर लेते हैं। जैसे अगर आपको दिख रहा हो अगर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 लाइन है, 5 बार पार्टीशन है, तो एक पार्टीशन की वैल्यू 10 हो गई, 0 से 50 के बीच में 5 पार्टीशन, तो एक पार्टीशन की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अब देखो ये 100 है, यहाँ पे 120 है वैल्यू, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर 120 दी गई, अरे एक सेकंड रुकिएगा भाई, थोड़ा सा एग्जैक्ट लगाना है मुझे, हाँ ये 120 दी गई है, तो 100 के बाद में ये 110, 100, ये 100 वाली लाइन, ये 110 वाली लाइन, ये 120 वाली लाइन, तो 100 के ऊपर 2 लाइन के ऊपर ये वैल्यू है इसलिए 120 है। ये यहाँ पे 150 की लाइन है, 150 के जस्ट ऊपर वाली लाइन के ऊपर ये वैल्यू जा रही है तो 160 है, तो ये लाइनें गिन ली हैं आपको, ये एग्जाम में आपको करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो मैं यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू मैंने इसलिए लिख दी है ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली चीज़ें समझ में आए। अब देखो सबसे पहले ग्राफ देखो भाई, किस चीज़ का ग्राफ किस तरीके से ये दिया गया है ना। देखो रेखा ग्राफ में 5 संगठन ABCD, ये 5 संगठन दिए गए हैं ABCDE में कुल कर्मचारी की संख्या पुरुष और महिला, कुल कर्मचारी यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, और महिला कर्मचारियों की संख्या दी गई है। देखो ध्यान से, इसमें टोटल संख्या दी गई है एक ग्राफ में, और एक ग्राफ में महिला की संख्या दी गई है। देखो सीरीज 1, देखो सीरीज 1 कौन सा कलर है, ठीक है, ये वाला कलर है सीरीज 1, यानी कि ये सीरीज 1 है। तो इस ये ग्राफ किसकी वैल्यू बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, यानी कि ये फीमेल जो है ना उनको ये ग्राफ बता रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल है ना, ए कंपनी में 120 फीमेल है, बी में 160 है, इस तरीके से बता रहे हैं। फिर देखो सीरीज 2 मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल प्लस फीमेल, यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बता रहे हैं, यानी कि
कंपनी ए में टोटल एम्प्लॉय 300 है। देखो अब टोटल एम्प्लॉय यहाँ पे कंपनी ए में 300 है, ठीक है, और फीमेल एम्प्लॉय 120 है, तो मेल तो आप निकाल ही सकते हो, कितने होंगे, माइनस कर दो, 180 होंगे मेल। अंडरस्टूड से बात है। तो इस तरीके से ग्राफ दिया होता है, ऐसे ही ग्राफ मिलते हैं आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं इनकी क्वेश्चंस की भी क्या क्षमता है, वो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि ए से महिला कर्मचारियों की संख्या का 10% और इसी संगठन से पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 20% एक प्रोजेक्ट के लिए चुना जाता है, तो उन पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या क्या होगी जिन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। सिंपल सा परसेंटेज निकाल के जोड़ना है। यदि ए से महिला कर्मचारियों की संख्या का 10%, तो ए से महिला कर्मचारी कितनी है, 120 है, तो इसका 10% यानी कि कितना, 12, ठीक है। और इसी संगठन से पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 20%, तो ए संगठन में देखो महिलाएं तो 120 है, ये तो महिलाओं का ग्राफ है, ये टोटल का ग्राफ है, बताया था मैंने। तो पुरुष कितने होंगे, 300 माइनस 120, पुरुष कितने होंगे, 180 होंगे कि नहीं होंगे, पुरुष की संख्या 180 होगी, पुरुष की संख्या 180 होगी, तो उसका कितना प्रतिशत, 20%, तो 180 का 20% कितना होगा भाई, 18 दूनी 36, भाई 10% की वैल्यू 18, तो 20% की वैल्यू 36, तो सीधा लिखना है 36, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 48 लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया जाता है। अब आपको पूछा जाएगा, पूछा क्या गया कि कुल संख्या क्या होगी जिन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुना नहीं गया, तो टोटल कितने हैं, 300 है, 300 में से 48 को नहीं चुना गया, 48 को चुन लिया गया, तो कितनों को नहीं चुना गया होगा, 252 को नहीं चुना गया होगा भाई। तो 48 को तो चुन लिया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। मुझे क्या पूछा गया है कि कुल संख्या क्या होगी जिन्हें इन प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुना गया है, तो 48 को तो मतलब चुन लिया गया, तो 252 टोटल में से माइनस कर दो भाई, इतनों को नहीं चुना गया, कुल संख्या में से पूछिए। ऐसे नहीं निकाल के आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे डायरेक्ट निकाल सकते थे, ऐसे निकाल सकते थे कि भाई मैंने पहले चुने हुए की संख्या निकाल के फिर टोटल में से माइनस किया, क्योंकि मेरे को छोटा नंबर दिख रहा था, भाई कैलकुलेशन आसान लग रही तो वैसे कर लिया। अब देखो इसमें ऐसे भी कर सकते हो, बोल दो कि सर प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुना गया, आप डायरेक्ट ही नहीं चुना गया निकालो, तो मुझे बताओ 10% महिलाओं को चुना गया, तो कितनों को नहीं चुना गया होगा, 90% को, तो 120 का 90% कितना होगा, 108 होगा भाई। 10% की वैल्यू 12, तो 9% की मिलना 12 नहीं में 108, ठीक है। 20% पुरुषों को चुन लिया गया, 180 में से 20% पुरुषों को चुन लिया गया, तो कितने प्रतिशत पुरुष ऐसे होंगे जिनको नहीं चुना गया, 80% होंगे, तो 180 का 80% कितना हो जाएगा, 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो कितना होगा, 144, जोड़ दो इन दोनों को, ठीक है, 44 और 8 52, और ये 200, तो 252, सीधा भी निकल सकता था, वैसे भी निकल सकता था, दोनों आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से किसी भी सलीके से आप लोग निकाल सकते हैं। फटाफट आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या तथा सी और डी में संयुक्त रूप से महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक आपने बात ध्यान नहीं दी, सर आपने ऑप्शंस क्यों नहीं दिए, इसमें एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने इसके ऑप्शंस के लिए जगह भी नहीं थी, देखो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए इसके ऑप्शन हटा दिए थे। अगर अप्रोक्सीमेशन वगैरह कहीं करना होता तो मैं दे देता ऑप्शन, लेकिन फिर देखो कहाँ देते हैं ऑप्शन, ग्राफ थोड़ा सा बड़ा था, दिखाना भी थोड़ा सा बड़ा जरूरी था, इसलिए यहाँ पर जगह नहीं बची, तो इसलिए ऑप्शन गायब कर दिए इसके। चलो क्या पूछा गया, आंसर दे, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या तथा सी और डी में संयुक्त रूप से महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। बड़ा सिंपल सा, सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, सी में देखो टोटल 340 और महिला 140, तो पुरुष की संख्या कितनी है सी के अंदर, 200 है, उसका रेशियो निकालना है। किससे निकालना है, सी और डी में संयुक्त रूप से महिला कर्मचारियों की संख्या, तो सी और डी में संयुक्त रूप से महिला कर्मचारी कितनी है, 140 प्लस 230, यानी 40 जोड़ो 270 और 370, लो जी, ठीक है, 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर कुछ कटना नहीं है, तो रेशियो कितना आ गया, 20 अनुपात है। सीधी कुछ नहीं है भाई, सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। कहीं कहीं पर ही कुछ चीज़ें काम में आती है, जो कैलकुलेशन टेक्निक्स होती हैं, जो आगे में और भी कुछ देखो कहीं पर भी आ सकती है, किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है कैलकुलेशन टेक्निक। सारी चीज़ें अगर आपको देखना तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आसान क्वेश्चन भी आएगा, ठीक ठाक क्वेश्चन भी आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, जैसा एग्जाम में आया हुआ वैसा मैं करवा रहा हूँ आपको। चलो, बी और सी में संयुक्त रूप से कुल पुरुष ए में महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं, ठीक है। बी और सी में संयुक्त रूप से कुल पुरुष, तो बी और सी में संयुक्त रूप से कुल पुरुष हैं कितने, पहले तो देखो, देखो बी में कितने पुरुष होंगे, 160 होंगे पुरुषों की संख्या, और सी में कितने पुरुष होंगे, 200 पुरुष, तो इनकी कंबाइंड संख्या कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। अब आगे देखो, बी और सी में संयुक्त रूप से कुल पुरुष, ए में महिलाओं की संख्या, तो ए में महिलाएं कितनी है, 120 है,
कितने प्रतिशत अधिक हैं। देखो अधिक या कम बोलता तब तो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं हम, सिर्फ अधिक बोला है सिर्फ कम बोला, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऊपर डिफरेंस लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 240 होगा। अब पूछा गया है अधिक, अधिक पूछा गया तो अधिक किससे होता है, कम से ही होता है, तो कम वाली वैल्यू नीचे आएगी और परसेंटेज निकालना है, तो ये 2 बार चला जाएगा तो 200% आएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, परसेंटेज कितना भी आ सकता है 200 300 400, ऐसे नहीं कि 100 से नीचे ही आता है। चलो आगे आ जाते हैं भाई, फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि ए में 30% पुरुष और ई में 40% पुरुष पीजी है, पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो ए और ई में संयुक्त रूप से पीजी की कुल संख्या, पीजी पुरुष की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि ए में 30% पुरुष और ई में 40% पुरुष पीजी हैं, तो ए और ई में संयुक्त रूप से पीजी पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, दोनों का पोस्ट ग्रेजुएट वाला जोड़ना है। तो मुझे सबसे पहले बताओ ए में पुरुष कितने हैं, 200, 1 मिनट, 180 है इसमें, तो 200 तो आगे वाले में 180 है, और ई में कितने हैं भाई, ई में पुरुष कितने होंगे 240 और 300, 240 तो महिला है, 380 टोटल हो गया, तो 140 होंगे मेरे हिसाब से, है ना, 140 पुरुष होंगे। अब देखो इसमें पीजी कितने हैं 30%, तो 18 180 का 30% कितना होगा 54, ठीक है, 18 54, और इधर बोला गया है 40%, तो 140 का 40% पीजी हैं पुरुष, किसमें ई के अंदर, तो 14 चौक कितना होगा 56 हो जाएगा, ये हो गया भाई 56, 54 प्लस 56 आपका आ गया 110 आंसर आ गया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो क्वेश्चन को पोज करके खुद से भी निकालने का प्रयास करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, और बड़ा मतलब आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी मेरे से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखेंगे, ये बार ग्राफ के अंदर आपको काफ़ी सारी टेक्निक सीखने को मिलेंगी, है ना। चलो भाई देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, निम्न आरेख का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों, देखो कई बार ये दो वर्ड एक साथ आ जाते हैं तो इसको इग्नोर किया करो, थोड़ा सा ना टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है। निम्न आरेख का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। देखो भाई क्या दिया गया है ग्राफ के अंदर, सेल ऑफ डिफरेंट गेमिंग कंसोल, ठीक है, गेमिंग कंसोल होते हैं मतलब कोई सीपीयू के अंदर लगते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं, ड्यूरिंग ईयर्स 2016 17 एंड 17 18। ठीक है, तो अलग अलग कंपनीज ने है ना गेमिंग कंसोल बेचे हैं, सेल्स की हैं, तो वो कंपनियां कौन कौन है, सोनी है भाई साहब, माइक्रोसॉफ्ट हैं, निंटेंडो, ये जो भी कंपनी है, ये मिताशी, ठीक है, एक रोग, ये इस टाइप की कंपनीज हैं, ये गेमिंग कंसोल बनाती हैं और ये अलग अलग सालों के अंदर बेच रही हैं। तो इसमें बोला गया 2016 17 और 17 18 का डाटा दिया गया, यानी कि देखो ये वाला जो कलर है ना, ये तो 16 17 का डाटा है, ये वाला, ये वाले सारे के सारे, ठीक है, ये वाला 16 17 का डाटा है, और ये जो अलग सा जो रेड कलर का सा जो कलर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये 17 18 का कलर है, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, ये वाला जो डाटा है वो 17 और 18 साल का डाटा है। अब इसमें यहाँ पे देखो ये डाटा जो मैं उम्मीद करता हूँ साफ दिख रहा होगा, 7.5 8 10 12 9 16 10 13 8 11, देखो ग्राफ हम बड़े अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है लिखने की किसी भी चीज़ की बोर्ड के ऊपर, तो उसके अंदर थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मेरे बोल के बताऊंगा तो उस पर ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो लाल कलर वाला ग्राफ है ये 17 18 का डाटा बताता है, और ये जो नीला सा कलर है ये 2016 17 का डाटा बताता है। अब देखो ये जो सारी सेल्स है ना ये थाउजेंड्स के अंदर है, इसने यहाँ पे लिख दिया यानी हजार में, यानी कि अगर यहाँ पे ये जो 10 लिखा हुआ है ना ये 10 नहीं है, इसका जो वैल्यू है वो 10,000 है, ये 13 नहीं है, ये 13,000 है, ये 7.5 नहीं है, ये 7500 है, ये यहाँ पे 7.5 लिखा है। अभी मैं लिख दूंगा आगे जाके ये सारी वैल्यूज़ दोबारा से, हाँ इस वाले ग्राफ में अच्छे से दिख रहा होगा, और भी बाकी मैं जब बोलूँगा तो आप वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे तगड़ी बात क्या है, ध्यान से समझिएगा इस पहले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, मैं बताऊंगा क्यों छोड़ देना चाहिए, अभी हम निकाल लेंगे इस क्वेश्चन। तो एग्जाम में आया हुआ होता है तो वो तो सेट हो गया था, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन सेट करके देखता है उसे छोड़ना ज़्यादा सही रहता है। जैसे ये बोला है, निम्न में से किस कंसोल ने पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। अब प्रतिशत वृद्धि दर्ज उच्चतम की किसने की, कौन से ब्रांड ने की, ये निकालना है। अब देखो इसने कितनी की निकालने के लिए, देखो इसका पहले 7.5 था अब 8 हो गया, तो यानी 0.5 की वृद्धि की, कितने पे 7.5 पे। अब हजार में लिखोगे तो हजार तो कट ही जाना है, फिर इसका परसेंटेज निकालो, फिर इसका देखो ये 10 था फिर 12 हो गया। ठीक है, तो 2 बढ़ा कितने पे 10 पे,
है ना, गुणा 100, इसका परसेंटेज निकालो। ये तो देखो आसान हो गया, 20% निकाल लिया। ये 9 से 16 हुआ तो कितना बढ़ा, 7 बढ़ा किस पे, 9 पे। इसका प्रतिशत निकालो। फिर उसमें बताओ भाई साहब कि कौन सा प्रतिशत सबसे ज़्यादा इंक्रीज है, कि भाई परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, किसने सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज किया। भाई इंक्रीज का मतलब ये 10 था 12 हो गया, तो 2 इंक्रीज हो गया, 2। और हमेशा इंक्रीज डिक्रीज पहले वाले पे ही निकालते, तो पहले वाला नीचे लिखा, परसेंटेज निकाल दिया। अब सबका परसेंटेज निकालते, फिर ये तो छोटी वैल्यू है तो फिर भी निकल जाएगा, बड़ी वैल्यू होती तो फिर उल्टा सीधा 275, 276, 335, 340 या 338, 219 ऐसी वैल्यू होती तो क्या करते। ठीक है, तो और भी डिफिकल्ट हो जाती चीज़ें। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर केस में अगर वैल्यूज डिफिकल्ट हैं, सीधी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो स्किप कर दिया करो। ठीक है ना, स्किप करना बेटर रहता है ऐसी चीज़ों को। ठीक है, लेकिन उस केस में जब वैल्यूज डिफिकल्ट हो, ये तो वैल्यू ऐसे सेट हो दी है कि हमें करना है, आराम से हो जाएगा। देखना, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई कम ज़्यादा परसेंटेज कैसे निकलता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ये दिमाग लगाना कि परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा कब आती है। देखो हमेशा ये परसेंटेज वैल्यू होती है भाई, यहाँ पे 100 और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो अगर ये वाली वैल्यू कम होगी और ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी भी, उसी की तो वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। कम वैल्यू से डिवाइड होगा और ज़्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, वही तो होगा। तो बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आ सकती है इंक्रीज की। अब देखो इसने बोला कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज किसके अंदर है। ठीक है ना, हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज। अब आप देखो इसका 7.5 से 8 गया तो 0.5 इंक्रीज हुआ है 7.5 के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखो। इसका देखो 10 से 12 हुआ है, लगभग 20% इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, इसका देखो 9 से 16 हुआ है, तो इसको देख के अभी तक तो ये लग रहा है कि इन दोनों से तो ज़्यादा ही हुआ है परसेंटेज के अंदर। 9 से 16 मतलब 7 हो गया 9 के ऊपर। ठीक है, तो लगभग देखो 100% के करीब जाने को है, मतलब 80-90% तो है ही है अगर आइडियल है तो। इनमें इतना है नहीं। ठीक है, फिर देखा 10 से 13 नहीं, 30% ये साफ साफ दिख रहा है। 8 से 11 हुआ है, यानी कि 30% के आसपास ही कुछ होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 30% से 40 होगा। ठीक है, लेकिन ये जो वाला है ना 9 से 16 चला गया, ये तो साफ साफ दिख रहा है। दिखे सबसे ज़्यादा है तो साफ साफ दिख रहा है, देखते ही पता लग रहा है कि भाई इसकी वैल्यू तो लगभग 80-90% आ रही है, जिसको कोई मैच नहीं कर रहा। आप देख लो ये भी नज़दीक नज़दीक, इनमें देखो गैप कितना है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, निंटेंडो होगा। अगर देखो भाई ध्यान से बताता हूँ मैं, समझो बात, अगर इसी के नज़दीक कोई ग्राफ, इस ग्राफ को ये बढ़ा के ऐसे करके दे देता है यहाँ पे, या फिर कुछ और, तो हमें निकालना पड़ जाता। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर जब एग्जाम में देता है ना तो वो ग्राफ को सेट करके देता है, तो उसने सेट ऐसा किया हुआ कि देख के पता लग रहा है चीज़ों को कि यही होगा आंसर। ठीक है, एक आइडिया लग रहा है। अब देखिएगा मैं ध्यान से, निम्न में से किस कंसोल ने पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री तीसरी उच्चतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। तीसरी प्रतिशत उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। ठीक है ना, पिछले वर्ष की तुलना में वही चीज पूछी गई लेकिन तीसरा पूछा गया, तो सबसे अधिकतम तो ये है, हमें दिख रहा है सबसे अधिकतम तो ये है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखो भाई ये 30% से ज्यादा आएगा, कहीं ना कहीं आएगा कि नहीं आएगा बताओ भाई। ये 3/8 की है, 3/8 कितना होता है पता है ना आप लोगों को, 3 की वृद्धि हुई है, 3/8 तो याद होना चाहिए। 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है। ठीक है, तो इसका 20% है, इसका तो बहुत ही कम है, तो ये 2 नंबर पे होगा हमें पता ही है। और इसका हमें पता है कितना है, ये 30% है, 10 से 13 हो गया, 30% इंक्रीज हुआ है। तो आपको पता है वैल्यूज एग्जैक्टली देख के ही पता लग रही है। तो तीसरे नंबर पे इंक्रीज किसका होगा, ये आप लगा मिताशी। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये वैल्यूज बड़ी छोटी हैं इसलिए आप निकाल सकते हो बड़ा आराम से। आपको ईद की निकालनी नहीं है एग्जैक्ट। देखो इसका 20% है, इसका बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये हो गया। दूसरे नंबर पे आपको पता है 8 से 11 हुआ, यानी 3/8 यानी कि 37.5%, ये 30 ही है, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया, बस बात खत्म। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। तो वैसे अगर आप वैल्यूज़ के ऊपर जाना चाहें, ठीक है, तो ये तो आपको सबसे ज़्यादा है, तो आपको नहीं पता, ये 80-90% के करीब है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट कितना है, आ जाएगा जो भी। ये आपका 30% है, ये आपका 37.5% है, ये आपको पता होते हैं 3/8 की परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका 20% है, और ये तो सबसे कम है ही। ठीक है, तो आपको पता है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, और सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जल्दी जल्दी आप वैल्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, देखा और कर दिया, जिसको समझ में आया उसने बड़ा पेन पेपर कुछ उठाने की जरूरत नहीं थी पिछले 2 क्वेश्चन में। तो अभी देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है। देखो इसने वर्ष 2016-17 और 2017-18 के बीच 5 कंपनियों की कुल बिक्री में शुद्ध परिवर्तन क्या है। परिवर्तन क्या है, पांचों कंपनियों की परिवर्तन है। तो इसमें एक तरीका तो ये होता है कि पहले 16-17 की सारी सेल और 17-18 की सारी सेल के बीच में अंतर निकालना है। यही पूछा गया आप लोगों को भी, 16-17 की सारी सेल और 17-18 की सारी सेल में अंतर निकालो, यानी कि ये नीले नीले वाले सारे जोड़ दो, ये नीला जो भी कलर है ये सारे जोड़ दो। ठीक है, फिर ये वाले जोड़ दो लाल वाले, है ना, और फिर इनको जोड़ दो।
फिर इनको माइनस कर दो, यानी 7.5 10 यानी 17.5, ये 9 जोड़ा 10 जोड़ा 8 जोड़ा, फिर एक वैल्यू आ गई, ठीक है। और फिर ये लाल लाल वालों को जोड़ दिया, फिर एक वैल्यू आ गई, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। पहले देखो मैं बताता हूँ, इन वैल्यू को जोड़ दिया, सबको जोड़ के यहाँ लिख दिया, ये मान लो ए आ गया। फिर इन रेड वाली वैल्यूज को जोड़ दिया, फिर ये मान लो बी आ गया, दोनों को माइनस कर दिया, वही डिफरेंस है, प्लस माइनस आए उससे मतलब नहीं है, हमें डिफरेंस ही पूछा है, ठीक है। और हज़ार में लिखना है इसको, हज़ार में पूछा, क्योंकि ये वैल्यू सारी की सारी क्या है, हज़ार के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें तो डिफरेंस निकालना है ना, तो यहीं पे निकालते चले जाओ। यहीं पे कैसे निकालते चले जाना है, मैं ध्यान से बताऊंगा। देखो आपको डिफरेंस तो पूछा गया है कि भाई अंतर कितना है, तो हर एक का अंतर देख लो। अब आपको एक चीज़ दिख रही है इसमें, ये चीज़ नहीं होती तब तो हम कंफ्यूज होते। आपको एक चीज़ दिख रही है कि लाल वाली वैल्यू हमेशा ज़्यादा है, तो लाल वाली वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। तो सारी वैल्यू प्लस में ही आनी है। अगर मैं पहले तो देखो ये 7,500 या 8,000, इन दोनों का डिफरेंस कितना 500, इन दोनों का बीच में डिफरेंस 2 यानी कि 2,000, ठीक है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना 7 यानी कि 7,000, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 यानी कि 3,000, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना 3 यानी कि 3,000। तो डिफरेंस कितना है, ये है एग्जैक्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो 7 और 3 10 और 3,000 2 5,000 15,500, 15,500 यही आंसर है। कहाँ चला गया 15,500, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा इससे। बाकी सारे जोड़ जाड़ के अगर करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, वो भी जल्दी ही हो जाएगा, वैसे तो कोई ऐसी कोई स्पेशल बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन तो हो गए, 4 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, चौथा क्वेश्चन देख लो, बड़ा आसानी होगा ये भी। वर्ष 2016-17 से 17-18 तक सोनी और निंटेंडो की बिक्री से संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, संयुक्त रूप से, ठीक है ना, संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये पूछ रहा है आप लोगों को कि 2016-17 से 17-18 में सोनी और निंटेंडो की बिक्री में संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो भाई 16-17 में सोनी और निंटेंडो, जो भी ये ब्रांड बोल रहा है, सोनी का ये रहा, निंटेंडो का है, तो 16-17 में इसकी बिक्री कितनी, इसकी 7.5 और इसकी 9, यानी कि कितनी रही 16.5 रही, ठीक है ना। दोनों की मिला के कितनी रही 16.5 रही पहले वाली तो, ठीक है। तो हमेशा कंपैरिजन किससे होता है, पुरानी वाली वैल्यू से होता है, तो 16.5 हो गई। प्रतिशत निकालना है तो इसको हज़ार में लिखने की जरूरत नहीं है, वो पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। अब 17-18 में कितनी हुई, तो देखो 8 और 16 कितनी हो जाएगी 24, ठीक है, 24 माइनस 16.5, यही तो डिफरेंस तो लिखना होता है। और हमेशा कंपैरिजन किससे होता है, पुरानी वाली वैल्यू से होता है, 16-17 से होगा, ठीक है, प्रतिशत निकालते टाइम। तो यहाँ से देखोगे तो ये कितना आएगा, आप सीधा ही लिख सकते हो इसको, ये 7.5 आएगा। अब बोलेंगे सर इसको सोल्व कैसे करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सोल्व कर लो। देखो इसको काट दिया, इसको काट दिया, ठीक है। आप लोग काट दो इसको 5 से, आप शुरू में मतलब काटने का प्रयास करो जितना कट सकता है, फिर एग्जैक्ट आंसर लाने की जरूरत नहीं, थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर हम लोग ले आएंगे। जैसे देखो 5 से काट दिया इसको, तो ये आ गया 5 एकम 5 5 25, ठीक है। 15 से कट रहा है यार, डायरेक्ट 15 से काट दो, ठीक है। 15 पंजो 75, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 5/11 आ गया, यानी कि ये आ गया 500/11, ठीक। क्योंकि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे पास पास में वैल्यू 51 54, ठीक है, इस तरीके से, तो मैं एग्जैक्टली कर लेता हूँ। तो 11 चौक 44, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 11 पंजो 55, 45 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लो एक ही ऑप्शन है 45.45, यही होगा, आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंबाइंड के अंदर इंक्रीज आप लोगों से पूछा गया था, तो कंबाइंड में इंक्रीज हम लोगों ने निकाल दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, माइक्रोसॉफ्ट और रोग की वर्ष 2016 से 18 तक की कुल बिक्री के बीच अंतर ज्ञात करें। माइक्रोसॉफ्ट और रोग की 2016 से 18 तक कुल बिक्री के बीच अंतर ज्ञात करें, यानी माइक्रोसॉफ्ट और रोग की कुल बिक्री है जो है ना, उनके बीच में अंतर निकालना है। तो माइक्रोसॉफ्ट की कुल बिक्री कितनी है 22,000 में लिखनी है, क्योंकि 1000 में आंसर एग्जैक्टली पूछा है, 22,000 है। और किसकी भाई, रोग की कुल कितनी है 11 और 8 19,000 है, ठीक है, 11 और 8 19,000 है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3,000 होगा, ये लो जी 3,000 आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं करना, इनका टोटल डिवाइड माइनस करना है, इसमें कुछ स्पेशल बात थी नहीं। अब आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले बड़ा ही ध्यान से सब समझेंगे। थोड़ा सा देखो ग्राफ बनाने में हमें दिक्कत हुई है, ये ऐसा होना चाहिए था कि ए यहाँ होता, क्यू यहाँ होता, ये वाली वैल्यू इसके नीचे होती है कि ये वाली वैल्यू इसके नीचे होती है। लेकिन अगर इस तरीके से ग्राफ बनाते तो पूरा बोर्ड ग्राफ में ही भर जाता। तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम लोगों ने आपको समझाने के लिए वैल्यू तो लिखनी थी, तो ऐसे ऊपर नीचे लिख दिया। अब ध्यान से समझेंगे भी सारे लोग,
क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। वर्षों में विभिन्न संस्थानों से परीक्षा में उपस्थित ए का मतलब जो उपस्थित हुए हैं वो ए वैल्यू है, और उत्तीर्ण यानी क्यू हुए छात्रों की संख्या दी गई है। यानी कि ए की जो वैल्यू है यानी कि वो है टोटल विद्यार्थियों की संख्या, इसने बोला है उपस्थित, परीक्षा में उपस्थित जो विद्यार्थी यानी टोटल जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो वाले विद्यार्थी, और क्यू का मतलब है जो लोग पास हुए हैं ना, सिर्फ वो वाले विद्यार्थी, ये क्यू वो वाले विद्यार्थी हो गए, ठीक है ना, है ना। तो आप लोगों का मतलब ये जो बी जो संस्थान है ना, इसमें टोटल कितने लोगों ने एग्जाम दिया, 2013 में 1545 लोगों ने एग्जाम दिया। तो ए ऊपर है ना, तो ए की वैल्यू है ये, उसमें से पास कितने हुए, 1240 हुए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डी के अंदर 2015 के अंदर ऊपर वाली ए की वैल्यू यानी टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया एग्जाम के अंदर, उपस्थित हुए 1754, और पास कितने हुए 1210 हुए। इस तरीके से वैल्यू दी गई है। उम्मीद करता हूँ वैल्यू का अरेंजमेंट आप लोगों को समझ में आ गया हो। ये अलग अलग संस्थान हैं और ये ईयर्स दिए हुए हैं। ऊपर वाली वैल्यू जितने एग्जाम में उपस्थित हुए, नीचे वाली वैल्यू यानी जो लोग पास हो गए, ये वैल्यू दी गई है। अब आ जाते हैं इसके पहले प्रश्न के ऊपर, वही जो अभी हम लोगों ने बार ग्राफ के अंदर किया था, इस एग्जामिनर ने वही हमसे फिर से कराने का प्रयास किया है। तो वो हम लोग थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सारणी की वैल्यू अच्छे से दिख जाए। अब देखना भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में संस्थान डी से उपस्थित हुए छात्रों में से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत सबसे कम है। कौन सी संस्थान है, संस्थान डी से। क्या बोला गया है, संस्थान डी से उपस्थित हुए छात्रों में से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत सबसे कम है। यानी कि देखो भाई, ये टोटल विद्यार्थी हैं, ये उपस्थित विद्यार्थी हैं, यानी आपको क्या निकालना है, उपस्थित विद्यार्थी 1567 डी में, ठीक है, और टोटल विद्यार्थी 1765 गुणा 100, ऐसे ये प्रतिशत निकालना है आपको। वही प्रतिशत यहाँ पे पूछा गया है कि भाई टोटल उपस्थित विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, ये प्रतिशत पूछा है, और उसमें सबसे कम वाला आप लोगों से पूछा है। तो भाई ऐसे वैल्यू इसकी निकालनी है, ऐसे इसकी निकालनी है, ऐसे इसकी निकालनी है, ऐसे इसकी निकालनी है, ऐसे इसकी निकालनी है। अगर आप लोग मुझे बताओ, अगर ऐसे वैल्यू निकालने हम लोग बैठ गए तो मुझे बताओ कि भाई साहब क्या पॉसिबल है ये चीज़ कि भाई हम लोग निकाल पाएँ एग्जाम के अंदर। बिल्कुल पॉसिबल नहीं। देखो मैथ्स में कैलकुलेशन सारी पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम लिमिट में क्या पॉसिबल है ये चीज़, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। समय सारा इसी क्वेश्चन में खराब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको नहीं पता हो, कभी कभी पूरी चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी हो गई, या फिर आपके पास में 2-4 मिनट ही बचे हुए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को टच नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास में थोड़ा सा समय है, अगर आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट भी दे सकते हो, तो मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि एक आइडिया आप लगा लोगे कि भाई ये वाला मेरा आंसर होने वाला है। कैसे लगा लोगे आइडिया, वो मैं अभी अभी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो भाई, जब भी ऐसी बड़ी वैल्यू आए ना, तो उसको दिमाग में सबको 100 से डिवाइड कर दो, ऐसे बीच में ऐसे पॉइंट मार दो। सबको कर दिया तो परसेंटेज में तो ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा दिमाग के अंदर, ये 17.6 है ना, इसको 18 मान लूंगा, 15.6 है तो इसको 16 मान लूंगा, क्योंकि ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम मिनिमम देखना है। और अगर उसमें भी पॉइंटों में ही फर्क रह गया कुछ न कुछ बहुत ही मामूली सा, तो हम छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को फिर, लेकिन रहता नहीं है ऐसे, ठीक है। ये 15.7 है तो इसको 15 मान लूंगा। 10.2 अगर ये 5 से कम है ना, तो मैं इसको क्या मानूंगा, 10 ही मानूंगा। इस तरीके 17.5 है तो इसको 17 मान लो या 18 मान लो, कुछ ही मान लो। जैसे मैंने इसको 17 ही मान लिया, क्योंकि इसको भी तो कम करूंगा ना 12.1 से, तो इसको भी कम ही कर लो, तो ये 12 मान लिया। इसको 13.6 नहीं 14 मान लिया, इसको 11 मान लिया, इसको 15 मान लिया, इसको 12 मान लिया, क्योंकि पॉइंट लगा दिए। अब देख लो आप लोग, अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को राउंड ऑफ करने के बाद में क्या करते हैं, इनको लिख लो भाई। अब आपको निकालना क्या है, उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत टोटल में से। तो जो लोग उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, उनको ऊपर रखो, तो पास वाले नीचे है ना, देखो क्यू तो का मतलब पास है, तो नीचे वाली वैल्यू को तो फ्रैक्शन में ऊपर लिखेंगे। ये आपके पास फ्रैक्शन की वैल्यू है, इसका परसेंटेज निकालना है, लेकिन आपको परसेंटेज नहीं निकालना है, आपको बस एक आइडिया लेना है। जैसे ये 10/15 लिख दिया, ये आप लोगों ने 12/17 लिख दिया। इस क्वेश्चन में एक आइडिया हो जाएगा, अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। 11/14 लिख दिया, और इधर 12/15 लिख दिया। अब देखो आप लोग, जब आपको सबसे कम देखना है, तो आप देखो 18 और 16 लगभग पास पास है, तो ये 80-90% होगा, उसी के बीच में होगा कुछ न कुछ, तो इसको तो हटा दो। मुझे सबसे कम देखना, तो ये तो है नहीं।
यहाँ मैंने देखा तो ये 5 से कट रहा है, तो देखो ये देखो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2/3 हो जाएगा, तो ये लगभग 66 पॉइंट कुछ परसेंट होता है कि नहीं होता है, 2/3 का परसेंटेज वैल्यू तो हमें याद ही है। इसको भी देखो, अगर इधर जाके देखोगे तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है, 4/5 कितना होता है, 80% होता है। आप सोच लो ना, 100 से अगर मल्टीप्लाई इसको करोगे तो 5 20 बार कटेगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई 80% आ जाएगा। दो वैल्यू ये बची है थोड़ी सी, इसको और थोड़ा सा आइडिया ले लो, ये तो कट ही गया, ये तो 66 से तो ज़्यादा है। अभी तक सबसे कम परसेंट कौन है, 66 है। इन दोनों को देखना है कि 66 से कम है या ज़्यादा है, क्योंकि इसका रोल भी खत्म हो गया, 80% है। इन दोनों को ये देखना है कि 66 से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे देखो 10% की वैल्यू क्या है, 1.7 है ना, 10% की वैल्यू 1.7 है। अगर ये 2 भी होती 10% की वैल्यु, तो 2 छिके 12 हो जाता, ठीक है, तो लगभग 60% के आसपास ही आता, लेकिन ये 66%। तो एक बार एग्जैक्ट देखते हैं, तो 1.7 को आप लोग मतलब 17 की टेबल बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। तो 17 पंजू कितना होता है, 85 होता है, 17 पंजू 85 होता है, ठीक है। और 17 को अगर 120 के पास ले जाना चाहें तो 17 संती कितना होता है, 119 होता है कि नहीं होता है, 17 संती 119 होता है, यानी कि 120 अगर 12 के पास इसको ले जाना है, यानी 1.19 के पास इसको ले जाना है, 11.9 के पास इसको ले जाना है, तो 17 संती यानी लगभग 70% के आसपास होगा ये, तो ये तो 66 से ज़्यादा है, ठीक है, 66 से ज़्यादा है। अब ये देखो भाई कितना है, ये अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये 11-14 लगभग, तो ये 70 से, ये 66 से तो लगभग कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन मैं एक आइडिया आपको देता हूँ, जैसे एक इसको अगर आप देखोगे, देखो 1.4 इसको 11 के पास ले रहे हैं, 14 की अगर टेबल हो, 14 अंटी कितना होता है, 112, ठीक है। तो अगर 1.4 को करोगे तो 11.2 आएगा, कितनी बार, 8 बार, तो लगभग ये 80% है। तो आप एक आइडिया लगा पा रहे हो कि सबसे कम परसेंट क्या है, यही है, ठीक है। तो 2014 आ गया आंसर। तो इस तरीके से एक अंदाज़ा लगा सकते हो आप, इस तरीके से बड़ी वाली वैल्यूज़ के इनके चक्कर में पड़ना है नहीं, इस तरीके से लिख के देख लेना, आइडिया लगे तो। अगर ये वैल्यूज़ देखो बड़ी नज़दीक आ जाए, जैसे मान लो ये वाली वैल्यू आप लोगों की 66 आ रही है और ये यहाँ पे आज 67 के पास ही फंस जाए या कुछ और फंस जाए, तब आप लोगों को एकदम से आइडिया नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ तो फ़र्क है ना, 4-5-10% का फ़र्क है, तब आप इसको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि 2014 ही है। और ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था यहाँ पे आराम से हो रहा था, एग्जाम में आया हुआ। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसने बोला है वर्ष 2017 में, 2017 की बात कर रहा है, सभी संस्थानों से एक साथ उपस्थित होने वाले छात्रों में से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। सभी संस्थानों में मतलब सो टोटल, यानी कि टोटल विद्यार्थियों का 2017 का उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों से, यहाँ टोटल और यहाँ ये जो मतलब उपस्थित वाले, यहाँ पास वाले और गुणा 100 टोटल है। लेकिन 2017 का इसमें करना ही क्या है, सारे जोड़ने ही तो इसमें, टोटल वाले सारे जोड़ देना, नीचे लिख देना, पास होने वाले सारे जोड़ देना, यहाँ लिख देना, परसेंटेज निकाल देना। लेकिन खेली परसेंटेज निकालने का है, यहाँ पे कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएंगी। सबसे पहले तो जोड़ने में बड़ी दिक्कत, तो जोड़ना कैसे ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बड़ा ही ध्यान से समझना है जोड़ना कैसे होता है। बचपन में जैसे जोड़ते थे ना, लिख के, बस लिखना नहीं है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ध्यान दे के जोड़ना है, ठीक है। पेपर पे क्या लिखना है, जो मैं यहाँ लिखूँगा वही आपको पेपर पे लिखना है। एग्जाम में टोटल जोड़ना है, यानी ये सारे जोड़ने हैं नंबर, ठीक है। सबसे पहले टोटल का मतलब यही होगा 2017 में। देखो 4 और 5 9 और 5 14, ठीक है। तो टोटल हमेशा नीचे लिखेंगे 14, तो एक हासिल लगा साइड में लिख दिया, ठीक है। फिर ऊपर से जोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 6 और 7 13 और 1 14 और 4 18, 18 और 9 27, 27 और 1 क्या हो जाएगा 28, 27 और 1 28। अब हासिल कितनी लग गई, 2 लग गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 और 5 10 और 5 15 और 6 21 और 6 27, 27 और 2 29, 29 का 9 इधर आ जाएगा और 2 हासिल के लग जाएंगे। फिर देखो सबकी लास्ट वाली डिजिट तो 1 ही है, तो 1 कितनी बार जुड़ेंगी, 1 2 3 4 5, तो 5 आएगा, 5 और 2 7, 7 9 8 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये तो आग लग गया टोटल। अब आप लोगों को पास होने वाले निकालने, पास होने वाले का मतलब ये सारे जोड़ने, तो जैसे बचपन में जोड़ते थे ना वैसे ही जोड़ते चले जाओ। हासिल यहाँ पे आप लोग साइड में इसकी लिखेंगे, अब मेरे पास जगह नहीं, आप तो पेपर में साइड में इसकी भी लिखते चले जाइएगा। बस ये टोटल आ गया, ऐसे जोड़ना है फटाफट, कितना 10 सेकंड लगेगा ऐसे जोड़ने में, ठीक है। और 10-20 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 की जगह 40 सेकंड लग जाएंगे, 45 सेकंड लग जाएंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन लास्ट में परसेंटेज का आइडिया कैसे लेना है वो इंपॉर्टेंट है, वो बताऊँगा मैं। पहले इसको ध्यान, इनको जोड़ लेते हैं। 2 और 8 10 और 4 14 और 6 20, 20 का 0 तो यहाँ पे आ गया और हासिल लग गई यहाँ पे 2। फिर देखो भाई 6 और 8 14 और 1 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 32 और 2 34, तो 34 का 4 तो इधर आ गया और 3 हासिल लग गई। आगे चलते हैं, 4 और 3 7 और 2 9
और 2 11 और 4 15 और 3 18, 18 का 8 यहाँ लग गया, हासिल लग गई 1, लास्ट डिजिट सबकी 1 है, यानी कि 5 आएगा और 5 और 1 6 आएगा। ये इसका परसेंटेज निकालना था आप लोगों को, बस जोड़ना और फिर इसका परसेंटेज निकालना। आपकी कैलकुलेशन टेक्निक से बस चेक कर रहा है एग्जामिनर, और कुछ नहीं है। अब देखो, अगर आप लोग भाई साहब इसको निकालने अगर यहाँ बैठ गए ना, तो फिर आपका हो गया काम, ठीक है। अगर इसको एग्जैक्टली निकालने बैठ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन सोल्व होती है क्या 10 सेकंड 5 सेकंड में, तो टाइम लेने वाली कैलकुलेशन है। ऐसे चक्कर में आपको ऑप्शन के ऊपर ध्यान, देखो ऑप्शन बड़े मज़ेदार दिए एग्जामिनर ने, 98, 75, 64, 86, 69, और उसने हमें पहले से बोला अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है। अब देखो ऑप्शन का परसेंटेज की वैल्यू दूर दूर है, जब दूर दूर होती है तो हम इसके अंदर अप्रोक्सीमेट करके आराम से आइडिया लगा सकते हैं। अब आइडिया लगाना कैसे है वो ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अब समझिएगा भाई ध्यान से, इसमें आप 10% की वैल्यू निकालो। 10% की वैल्यू 798 आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? 798 आ रही है, लगभग इसको मैं 800 मान लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान में रखना है कि भाई 2 कम है हमेशा, ठीक है ना। नज़दीकी मामला हो जाता है तो वो 2 भी काम आएगा, नहीं होगा तो फिर जी। अब इस 800 को 6840 के पास ले जाना, तो कितनी बार 8 उठी 64, तो यानी कि 80% तो हो गए। 10% की वैल्यू अगर 800 है तो 80% की वैल्यू कितनी होगी? 6400 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो दिमाग लगाना कि भाई 80% से तो ये ऊपर ही ऊपर है। कितना ऊपर है? कितना ऊपर है भाई? 6400 के बाद में 480, लगभग आधा ऊपर है कि नहीं है? तो आपको आइडिया होगा कि 85% से थोड़ा सा ज़्यादा या कम आएगा, 85% से। अब बताओ 85% के पास का ऑप्शन तो एक ही है मेरे पास, डी, बस बात खत्म। ऐसे आइडिया लगेगा। अगर 86 की जगह यहाँ पे 84 भी हो जाता, 87 भी, तब ऐसे आइडिया नहीं लगा पाते। लेकिन तब अप्रोक्सीमेट बोलता नहीं, तब ऐसी कैलकुलेशन देता नहीं। एग्जामिनर को आइडिया लगवाना था आपसे कि भाई आप जस्ट एन आइडिया लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, 86% आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का 86% आंसर होगा। ऐसे अंदाज लगाना है, ठीक है। आपको तो ऑप्शन ही तो टिक करना है, मार्क्स ही तो चाहिए, कोई वहाँ पे हमें कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आंसर थोड़ी देना है, ठीक है। हमें तो ऑप्शन में से आंसर करना है एक। चलो भाई आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है वर्ष 2014 में संस्थान बी से परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों लेकिन उत्तीर्ण न होने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है, तथा वर्ष 2016 में, यानी कि उपस्थित तो हो गए लेकिन उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए वो वाले छात्रों की संख्या बी के 2014 में, यानी यहाँ की बात कर रहा है। तथा वर्ष 2016 में उसी संस्थान से परीक्षा में उपस्थित होने वाले लेकिन उत्तीर्ण न होने वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करो 2016 के अंदर। देखो ये है सारे के सारे टोटल वो लोग जो एग्जाम के अंदर उपस्थित हो गए, ठीक है ना। वही है ना सारे के सारे लोग, ये वो वाले लोग हैं सारे के सारे जो एग्जाम में उपस्थित हो गए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो एग्जाम में पास हो गए। इसी वजह से इसमें टोटल अब पास नहीं हुए, अनुत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण नहीं हुए, फेल हो गए, तो वो कौन होंगे? इनमें से माइनस कर दो आपस के अंदर, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब इसको माइनस करना हो ना, तो वैसे ही अगर सीधा आइडिया लग रहा हो, सीधा आइडिया भी लगा सकते हो। कैसे? देखो 44 और 54 को जोड़ दो तो 98 आना है यहाँ पे, ठीक है ना। 44 और 54 को जोड़ दो, क्योंकि इसको 1566 को मुझे कहाँ लेके जाना है? नहीं 98 नहीं 88 आएगा, सॉरी 88 आएगा, है ना। 1566 को मुझे 1654 तक लेके जाना है, तो मैं पहले सबसे पहले क्या जोड़ूंगा? 34 जोड़ूंगा इसमें, फिर 54 जोड़ूंगा। 34 और 54 कितना होगा? 88 आना है। वैसे नहीं करना चाहो तो सीधा, अगर वैसे भी अगर करना चाहो तो 14 में से 6 गया, 8 बच गया, बचपन की तरह कर लो। फिर ये इधर से ले 14 में से 6 गया, फिर से 8 बच गया, ठीक है ना। फिर 5 में से 5 गया, 1 में से 1 गया, तो 88 आएगा। यहाँ देखिएगा क्या बचता है, 1440, 1165। अब अगर आपकी सोच उस तरीके से अगर आप करते हो जैसे पहले किया था, तो आप सोचो 1165 को 1440 ले जाना है, ठीक है। माइनस करते टाइम ऐसे सोचा करो। सबसे पहले क्या जोड़ूंगा मैं इसमें? 35 जोड़ूंगा तो ये 1200 चला जाएगा, ठीक है। 1200 के बाद में 240 है, तो 35 और 240 कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा, 275 आएगा इसमें। लेकिन वैसे भी अगर निकालना चाहो आप तो निकाल सकते हो। 10 में से 5 गया, 5 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 13 में से 6 गया, कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 3 में से 1 गया, 2 आएगा, फिर 1 में से 1 गया, 0 आएगा, 275 आएगा। अब पूछा क्या गया था, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ क्वेश्चन की कैलकुलेशन समझाने में। हाँ भाई क्या पूछा गया था? उत्तीर्ण वाले से अंतर पूछा गया, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल दो भाई, कितना आएगा? ठीक है, 75 से ये 13 ज़्यादा है, तो 200 में से 13 माइनस कर दो तो 187 आएगा।
दोनों को जब माइनस करोगे तो 187 है क्या इसमें? नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है नन ऑफ दीज जिसमें आंसर हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं इसमें 188 कर दे, इसमें तो एग्जैक्ट आंसर निकल रहा है ना, अप्रोक्सीमेट नहीं बोला, एग्जैक्ट आंसर निकलना तो 187 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना सीख लो, बाकी इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। चलो, वर्षों के दौरान संस्था ई से परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले, ठीक है, छात्रों की अनुमानित औसत संख्या के वर्षों के दौरान ई में जो भी लोग उपस्थित हुए ना, उसकी अनुमानित औसत संख्या, यानी कि इन सबको जोड़ना है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इन सबको जोड़ना है, फिर किसका डिवाइड करना है? 5 का डिवाइड कर देना है। उपस्थित होने वाले अनुमानित औसत संख्या क्या है? ठीक है, वर्षों के दौरान, सभी वर्षों के दौरान ई के अंदर। तो ये एक होमवर्क कमेंट करके बताइएगा, 1-2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ मैं। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, करने लायक होगा तो करेंगे, वरना आपको दे दिया जाएगा अगर सीधी कैलकुलेशन होगी तो। सभी संस्थानों में एक साथ वर्ष 2015 में परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या में से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? सभी संस्थानों में सॉरी 2015 के अंदर पूछा गया है ना। सेम चीज वही पूछी गई है कि 2015 में परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या में से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? सेम वही क्वेश्चन 86% वाला यही क्वेश्चन है। इसमें किसके लिए पूछा गया था? 2017 के लिए पूछा गया था। इसमें किसके लिए पूछा गया है? इसमें 2015 के लिए पूछा गया। तो ये भी आप लोगों का क्या है? होमवर्क है। इसमें आपके क्या है? सबसे पहले तो जोड़ करके देखना है आप लोगों को, फिर ऊपर नीचे लिखना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई, फिर अंदाजा लगाना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखते हैं किसका अंदाजा ही लगाना है, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करेगा, कोई कैलकुलेटर में डालेगा, फिर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में लिखिए। जब आप कमेंट में लिखें तो सबसे पहले लिखना है, इसके लिए लिखना है कि 1 फिर डैश लगाना है और उसका आंसर लिख देना है, ऑप्शन लिख देना। फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है वो 2 नंबर क्वेश्चन है, फिर 2 लिखना है और फिर उसके आगे डैश लगा के आंसर लिख देना है। देखेंगे भाई कितने लोग आप लोग रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक क्लास, एक वर्कशॉप जैसी रही होगी आप लोगों के लिए। डीआई का दिमाग थोड़ा सा ओपन हुआ होगा। ऐसा ही पैटर्न रहता है आप लोगों का प्री के अंदर, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने बड़ा एनालिसिस करके इन क्वेश्चन को लिया था। केसले डीआई का लिंक दे रहा हूँ, अगर किसी को पढ़ना हो तो वहाँ से आप केसले डीआई पढ़ सकते हो। बाकी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया ना तो प्री में कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। बस लैंग्वेज पे फोकस करना है, क्या करवा रहा है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टेक्निक्स पे फोकस करना है। डीआई के सारे क्वेश्चन आराम से टाइम लिमिट के अंदर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा। आने वाले टाइम में देखो कौन से टॉपिक चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जल्दी आप लोगों के लिए सभी टीचर्स का इंतजाम कर रहे हैं, तो बेस्ट क्वालिटी के लिए इसीलिए समय लग रहा है थोड़ा सा। उसके बाद में हम लोग सारे सब्जेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक पीओ या क्लर्क एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन में लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर करना चैलेंजिंग है, लेकिन अंशुल सर द्वारा डेवलप की गई यूनिक अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक से आप मुश्किल क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन और ज्वाइन करें अंशुल सर द्वारा डिजाइन्ड ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा अप टू डेट एग्जाम कंटेंट, वीडियो क्लासेस, डाउट सेशन एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। For more details, contact us at 8955 974739.